हेलो बच्चों, मैं हर्षद सेवक आप सभी का अल्फा मेंटर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। तो चलो आज हम बात करते हैं क्लास 10th के मॉडल पेपर की। और मैं लेकर आया हूं आपके सामने साइंस का मॉडल पेपर क्लास 10th का। तो देखिएगा, क्लास 10th के मॉडल पेपर की बात करें जो कि गवर्नमेंट द्वारा अलॉट किया गया है ना, इनिशियली मैक्सिमम मार्किंग आपको पता ही है, क्या गाइडलाइंस है वो सारे भी आपको पता ही है। हम सीधे आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। सबसे पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज। क्या है बेटा केमिकल फॉर्मूला मार्बल का? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट। ये किसका? संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल। इसके अलावा हमें जो दे रखे हैं बेटा CaOH होल ट्वाइस और CaO, इसको बोलते हैं बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और इसको बोलते हैं बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ये जो है दोनों वो किसके लिए, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो क्विक लाइम और स्लैक लाइम को। इज इट क्लियर? हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो ये मार्बल को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा मार्बल के अलावा ये लाइमस्टोन को भी रिप्रेजेंट करता है ना, चूना पत्थर। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज पोर्ड इनटू आयरन फिलिंग? टिक द करेक्ट आंसर। लौह चूर्ण पर तंतु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। चलो तो बात करते हैं हमें क्या क्या बोला गया है यहाँ पर। सबसे पहले बोला है कि हमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और यानी डालना है किसके अंदर? आयरन फिलिंग के अंदर। यानी हमें कोई आयरन दे रखा है बेटा, उसके अंदर किसको डालना है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, है ना, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। तो जब हम इसकी रिएक्शन इसके साथ कराएंगे तो हमें मिलता है बेटा FeCl2। क्या मिलता है बेटा? FeCl2। और उसके साथ में मिलता है बेटा हाइड्रोजन गैस, जो बबल्स की फॉर्म में क्या आ जाती है? बाहर। क्लियर हुई बात? इसको बोलते हैं फेरस क्लोराइड, है ना। क्लियर है? इसको हम बैलेंस कर देते हैं, क्या है बेटा? 2HCl। क्लियर हुई बात? तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन मिल रहा है बेटा? क्या क्या निकलती है बेटा? हाइड्रोजन गैस और क्लोराइड्स आर फॉर्म। इज इट क्लियर? और कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या ऐसा? तो नहीं है, तो इसका आंसर होगा बेटा ऑप्शन ए। क्लियर है? आगे बात करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है? मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ कंपाउंड विथ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड इज डिसॉल्व इन वाटर, व्हाट एलिमेंट कुड इट बी? हमें बताया गया बेटा मेटल है कोई, तो सबसे पहली चीज तो हमारे पास वही ऑप्शन कट हो जाते हैं बेटा, कार्बन एक नॉन मेटल है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो क्या क्या दे रखे हुए? मेटल दे रखे हैं। तो मैं बात करता हूं बेटा, सबसे अच्छा हाई मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा उसका होता है जिसका बॉन्ड जो होता है वो कैसा हो बेटा? आयनिक। कैसा हो? आयनिक। आयनिक बॉन्ड जो भी मेटल बनाते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो सबसे क्या होता है बेटा? हाई। सबसे क्या होता है बेटा? हाई। क्यों हाई होता है? तो इसका कारण बता देता हूं बेटा, सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है, और इसको ब्रेक करने के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए बेटा? एनर्जी। और जिसको एनर्जी जितनी ज्यादा लेनी पड़ेगी उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा? हाई। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा बेटा? कैल्शियम। क्योंकि कैल्शियम जो होता है वो क्या बनाता है बेटा? आयनिक बॉन्ड बनाता है, कैल्शियम +2 की फॉर्म में रहता है। आगे हम बात करते हैं, हमारा फोर्थ क्वेश्चन की मैं बात करूं, बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज। ओके, रिएक्टिविटी की ऑर्डर की बात करूं हमें
तो हमें बता रखा है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होते हैं वो कौन होते हैं बेटा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो हम बात करते हैं हमारी सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ बेटा, पोटेशियम। इज इट क्लियर? और बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से इसको किस में रखा जाता है, केरोसिन के अंदर रखा जाता है ना, ऑक्सीजन के साथ तुरंत रिएक्ट कर लेता है ये। आगे हम बात करते हैं एथेन का आणविक सूत्र, है ना, C2H6 से। तो यहां पर लिखा हुआ है द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एथेन इज C2H6, इट हैज, यहां पर पूछा बेटा सहसंयोजक बंध या फिर कोवेलेंट बॉन्ड कितने होंगे। तो पहले मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं बेटा, एथेन कुछ बता देता हूं बेटा, सुनिएगा ध्यान से। जब भी एथ वर्ड आ जाए इसका मतलब कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। और यहाँ पर ANE ये रिप्रेजेंट करता है कौन से बॉन्ड को बेटा, सिंगल बॉन्ड को। सारे के सारे बॉन्ड यहाँ क्या है, सिंगल बॉन्ड है। क्लियर हुई बात? अगर यहाँ पर EA नहीं आता तो हम कहते हैं कितने बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। और अगर YA नहीं आता तो मैं कहता कि यहाँ पर बॉन्ड जो है वो कैसे, ट्रिपल। क्लियर हुई बात? यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाते हैं एथेन का, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। कितने कार्बन है, 2 कार्बन। और इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 6। बना देते हैं अपन 6 हाइड्रोजन। क्लियर है? कुछ ऐसे बनेंगे। तो बताइए कोवेलेंट बॉन्ड कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। 6 कोवेलेंट बॉन्ड तो बने C और H के बीच में। किसके बीच में, C और H के बीच में। और एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा किसके बीच में बेटा, C और C के बीच में। बात समझ में आ रही? तो टोटल कितने हुए, 7। तो यहां पर देखिएगा बेटा कहाँ आंसर है बेटा, 7 कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर हो गई बात? द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज, बेंजीन के स्ट्रक्चर की बात करूं मैं तो आप सभी को पता होगा बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, जिसमें हर एक सिंगल बॉन्ड को छोड़ने के बाद वहां पर कितने हैं, हर एक सिंगल सक्सेसिव जो है डबल बॉन्ड बने हुए हैं। ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर बेटा, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। सी हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। तो हम बात करते हैं कि 1 2 3 कार्बन ने 3 बंध बनाए, यानी कि 3 बॉन्ड बनाए। तो एक बॉन्ड और बनाएगा H, यहाँ पर भी SI, यहाँ पर भी SI, यहाँ पर भी SI, यहाँ पर भी SI, और यहाँ पर भी क्या होगा, सेम ऐसा ही होगा। तो हम बात करते हैं ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए में। कुछ चीज और बता देता हूँ बेटा, अगर पूछ लें कि यहाँ पर पाई बॉन्ड कितने हैं और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, यानी कि देख लेते हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड कितने हैं बेटा, 1 2 और 3। आई बात समझ में? जो पहला बॉन्ड बनता है वो हमेशा सिग्मा होता है और जो दूसरा बॉन्ड बनता है वो हमेशा क्या होता है बेटा, पाई। तो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं यहाँ पर, पाई बॉन्ड कितने बेटा, 3, और सिग्मा बॉन्ड कितने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। कितने, 12। आगे बात करते हैं पराकोश में होते हैं, यानी एंथर कंटेन। बेटा एंथर के अंदर क्या होता है बेटा, पोलन। जो एंथर होता है उसके अंदर क्या होता है, पोलन होता है ना। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, इसको बोलते हैं बेटा फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। और इसको बोलते हैं बेटा एंथर। इस एंथर के अंदर क्या होता है, पोलन, जो जर्मिनेट होकर कहाँ जाते हैं, स्टिग्मा की सरफेस पर। इसलिए इन पोलन को बोलते हैं बेटा मेल गेमेटोफाइट। क्या बोलते हैं इसको, मेल गेमेटोफाइट, है ना। हिंदी में इसे बोलते हैं बेटा पराग कण। और एंथर को बोलते हैं पराग कोश, जिसमें पराग गण रहते हैं, गेमेटोफाइट। ओके, आगे बात करते हैं अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओकर बाय बडिंग। तो बात करते हैं हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बडिंग के थ्रू किस में होता है, ईस्ट में। किस में होता है, ईस्ट। क्या है ये, एक फंजाई है। इसके अलावा बडिंग के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और किस में होता है बेटा, हाइड्रा में। किस में होता है, हाइड्रा में। इज इट क्लियर, समझ में आई आपको?
इसके अलावा अगर ऑप्शन में जो दे रखे हम इसकी बात कर लेते हैं अमीबा की बात करता हूं मैं, तो अमीबा जो होता है इसके अंदर क्या, इसमें कौन सा होता है बेटा, बाइनरी फिजन। क्या होता है, बाइनरी फिजन। अगर मैं बात करूं किसकी, प्लाज्मोडियम, तो इसमें होता है बेटा मल्टीपल फिजन। क्या होता है, मल्टीपल फिजन। फिर इसके आगे बात करते हैं इन लिशमीनिया, हाँ लिशमीनिया के अंदर होता है बेटा बाइनरी फिजन। क्या होता है बेटा, बाइनरी फिजन। याद रखना इसमें जो बाइनरी फिजन होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, कहीं से भी हो सकता है, क्योंकि अमीबा का अपना कोई क्या नहीं होता, स्पेसिफिक शेप नहीं होता। जबकि इसके अंदर जो भी बाइनरी फिजन होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, डायरेक्शनल। कैसे होते हैं, डायरेक्शनल। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, ब्रेन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो हम बात करते हैं ये हमारी बॉडी की बैलेंस को भी मेंटेन करता है, ये हमारे हार्ट बीट को और ये हमारी थिंकिंग को भी। क्लियर है, तो तीनों ही चीजों के अंदर ये क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। तो ऑल ऑफ द एबोव क्या आएगा बेटा, ऑल ऑफ द एबोव। हम बात करते हैं हार्ट बीट के लिए, तो हार्ट बीट के अंदर हमें पता है कि क्या आता है बेटा, ये इनवॉलेंट्री एक्शन है और इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगर बात की जाए बैलेंस की, किसकी बात की जाए, बैलेंसिंग की, तो हमारी जो बॉडी होती है उसके पोस्चर को, किसको बेटा, पोस्चर को बैलेंस करने की बात आ जाए तो कौन करता है बेटा, सेरेबेलम, है ना। थिंक करते हैं हम, जो इंफॉर्मेशन को सोचते हैं, स्टोर कर रखा होता है, वो सारा का सारा जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर किसमें होती है, स्टोर जो होती है, स्टोरेज का काम जो है वो किसका है बेटा, तो हमारे बेटा सेरेब्रम का। ब्रेन के इन तीनों पार्ट का हमने क्या कर लिया बेटा, यहाँ पर डिस्कस कर लिया। क्लियर है। सेपल्स क्या होते हैं, कार्पल्स क्या होते हैं, ये आपको पता ही है बेटा। सेपल्स जो होते हैं वो फूल के बाहरी पार्ट होते हैं ना, यानी कि फ्लावर के आउटर पार्ट होते हैं। ओवरी जो होती है वो कहाँ होती है बेटा, जिसके अंदर ओवरी जो होती है वो क्या होते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट। क्या होता है बेटा, फीमेल गेमेटोफाइट, जिसमें एम्ब्रियो सेक होता है। आगे बात करते हैं हम किसकी, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन इज ऑब्जर्व। बात करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन की, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होता है वो हमारे ह्यूमन बॉडी में भी होता है, यानी कि एनिमल में भी होता है और प्लांट में भी होता है। किसमें होता है, एनिमल में भी होता है और प्लांट में भी होता है। प्लांट में इसको 5 हार्मोन्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं, जिनके नाम है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। वहीं अगर बात करूं मैं एनिमल्स में, तो एनिमल्स में भी डिफरेंट हार्मोन्स हैं जो इसको क्या करते हैं बेटा, कंट्रोल करने का काम करते हैं, है ना, जिनके थ्रू क्या होते हैं, सिग्नल स्टिमुलेट होते हैं और हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। क्लियर है। आगे हम बात करते हैं, तो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर एन एडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अप्रोक्सीमेटली। ऐसी चीज है ना, किसी भी वस्तु को हम अपने से कितना दूर रखें कि हमें स्पष्टतः वो दिखाई दे, तो मिनिमम डिस्टेंस जो है वो कितना रखा जाता है बेटा, लगभग 25 सेंटीमीटर। कहाँ है बेटा, ये हमारा ऑप्शन हो गया 25 सेंटीमीटर। हाँ, आगे हम बात करते हैं, क्या लिखा बेटा, कलर आर फाउंड इन व्हाइट लाइट। तो व्हाइट लाइट के अंदर कितने कलर होते हैं बेटा, 7 कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं, 7, और ये हमें प्रिज्म के थ्रू दिख सकते हैं ना। विबग्योर, कौन कौन से बेटा, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, है ना। ऑप्शन ई, 7 कलर आर देयर, है ना, विच आर फाउंड विद इन द व्हाइट लाइट। अगला क्वेश्चन है, विच टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक पावर जो होते हैं इसमें से कौन सी टर्म जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। हमें पता है बेटा पावर बराबर होता है, पावर की यूनिट क्या है बेटा, वाट। क्या है, वाट। V डॉट आई, क्या है बेटा, V डॉट आई। यहां पर V वोल्ट है, I करंट है। अब आगे मैं बात कर रहा हूं कि पावर बराबर, आपको पता होगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V बराबर क्या होता है, IR। क्या होता है, V बराबर क्या होता है बेटा, IR। पता ही है आप सभी को, तो हम V की जगह IR लिख सकते हैं, IR डॉट आई, तो हमें क्या मिलेगा, I स्क्वायर R। हाँ या ना। इसके अलावा हमें यह भी पता है कि हम
आई की जगह v अपॉन आर भी लिख सकते हैं, है ना। एक और रीजन, v की जगह क्या, आई की जगह क्या लिख सकते हैं, v अपॉन आर। तो मैं पावर बराबर लिख सकता हूँ v डॉट v अपॉन आर, तब मुझे फॉर्मूला मिलेगा बेटा v स्क्वायर अपॉन आर, हाँ या ना। और कौन सा है यहाँ पर, तो हमारे पास तीनों फॉर्मूले यहाँ देख सकते हो बेटा। हमारा एक फॉर्मूला है v डॉट आई, एक है आई स्क्वायर आर और एक है v स्क्वायर अपॉन आर। क्या ये दिख रहे हैं आपको, v स्क्वायर अपॉन आर, v डॉट आई और आई स्क्वायर आर, हाँ या ना। लेकिन ये वाला ऑप्शन जो है वो इन सबसे क्या है, मैच नहीं कर रहा है। प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध होता है बेटा रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है बेटा, ओम। क्या है, ओम। इसके अलावा जो दे रखी है इसकी बात कर लेते हैं, एम्पियर की यूनिट। एम्पियर किसकी यूनिट है बेटा, करंट की। किसकी है, करंट की। वोल्ट किसकी है बेटा, वोल्ट जो है वो हम बात करें तो पोटेंशियल की भी है। किसकी है, पोटेंशियल डिफरेंस की। और वाट जो है वो किसकी यूनिट है, पावर की। इज इट क्लियर। आगे हम बात कर लेते हैं हमारे, ये दोनों में होता है इन प्लांट एंड एनिमल। क्लियर होगी बात, आगे बढ़ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनोइड इज। हम बात कर लेते हैं बेटा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो अंदर की ओर जाती है बेटा, बाहर जितनी भी जाएगी उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, जो बाहर जितनी भी जाएगी उनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगी वो जीरो होगी। बाकी अगर अंदर है तो इसके एंड पर होता है बेटा, इसके एंड पर जो होता है वो इसके अंदर जो होता है उससे क्या होता है बेटा, आधा होता है। तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन बिटवीन जाएगी यानी कि बीच में जाएगी, वैसे वैसे उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हाँ, इंक्रीज टू एज इट इज टेकन टुवर्ड्स इट्स एंड, नहीं डिक्रीज एज इट इज टेकन टुवर्ड्स इट्स एंड। तो बेटा क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा, क्योंकि एंड में कम होता है और बीच में क्या होता है, ज्यादा। आगे हम बात करते हैं, क्या लिखा है बेटा, as shown in the figure an electron enter in magnetic field perpendicular to the axis, what is the direction of force applied on the electron। एक बात बताइए बेटा, देखो मैं इसको बताता हूं, हम हमारे राइट हैंड के थ्रू मैं इसको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो हमारी फिंगर से, क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो हमारी फिंगर से, और ये जो थंब दिख रहा है वो क्या, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, डायरेक्शन ऑफ करंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट। और जो ये पाल्म है ये फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर्स की डायरेक्शन को। तो यहां ध्यान से देखिएगा बेटा, जो फिंगर से वो कहां है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरफ। बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके ऑपोजिट में क्या होगा, करंट फ्लो होगा, क्योंकि करंट जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज में सेम डायरेक्शन में होता है और इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर जा रहा है तो करंट कहां जाएगा बेटा, ऊपर की ओर। आई कहां जाएगा, ऊपर की ओर। तो करंट का डायरेक्शन ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां आ रही है, फिंगर की डायरेक्शन के अंदर। तो जो पाल्म है वो कहां जाएगा बेटा, इनसाइड। कहां पर बेटा, इनसाइड पेपर के अंदर, यहां पर स्क्रीन के अंदर। इज इट क्लियर। तो यहां पर आएगा इनसाइड दी पेपर। कहां आएगा बेटा, इनसाइड दी पेपर। आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द फूड चेन, है ना। फूड चेन बताइए बेटा, फूड चेन क्या होता है। फूड चेन एक श्रृंखला है, यानी कि चेन है जिसमें हर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर क्या होता है, डिपेंड होता है। जैसे इनिशियली हम हमारी बात करें तो हम किसको खाते हैं, फूड एंड वेजिटेबल्स। वो हमें मिलते हैं कहां से बेटा, तो प्लांट से। तो प्लांट को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोड्यूसर। उस प्लांट को कौन खाता है, हम खाते हैं। अगर हम नहीं खाए तो मान लीजिए कोई कैटल है ना, पेट एनिमल्स खाते हैं। तो जैसे कि मैं बात करूं गोट, और उसे कौन खाता है बेटा, उससे भी कौन खाते हैं, बड़े एनिमल्स या फिर ह्यूमंस भी खाते हैं कुछ, जो क्या होते हैं बेटा, ओमनिवोरस। तो ऐसा कोई सीक्वेंस यहां दे रखा बेटा। देखो घास को कभी गेहूं नहीं खाते और गेहूं कभी मैंगो को नहीं खाते, है ना। बकरी, गोट को कोई काऊ नहीं खाती और काऊ को कोई एलिफेंट नहीं खाता। ग्रास को गोट खाता है, बिल्कुल खाता है। और गोट को कौन खाता है, ह्यूमन खाता है, बिल्कुल खाता है। ग्रास को फिश नहीं खाती। और वैसे अगर ग्रास फाइटोप्लैंक्टन जो कि ओशियन में मिलते हैं उनको अगर फिश खाती भी है तो फिश को कौन नहीं खाता, गोट नहीं खाता। इज इट क्लियर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी। क्लियर है बात, आगे देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। पहले तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं वो जो कि इजीली क्या होते हैं बेटा? डिकम्पोज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज। तो हम बात कर लेते हैं ग्रास इजीली डिकम्पोज हो जाती है, फ्लावर इजीली डिकम्पोज हो जाता है, लेदर भी क्या हो जाता है बेटा? स्किन है, ह्यूमन स्किन बात करो या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म की स्किन है तो वो भी क्या होती है? नेचुरली डिग्रेड हो जाती है जब डिकम्पोजर उस पर क्या करते हैं बेटा? एक्ट करते हैं। आई बात समझ में? तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा बेटा? ए। हम बात करें बेटा प्लास्टिक, तो यहां पर प्लास्टिक क्या है बेटा? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है। हाँ, यहां पर एक और चीज है बेटा, यहां पर केक भी है, लेकिन यहां पर अगर केक लेते हैं तो यहां पर भी बेटा यही ऑप्शन जो है वो क्या कर रहा है? इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिएगा फ्रूट पिल्स यानी कि फलों सब्जियों के छिलके वो भी क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है। लेमन जूस वो भी डिकम्पोज हो जाता है। तो यहां पर भी केक दे रखा है, वुड भी डिकम्पोज हो जाता है और ग्रास भी डिकम्पोज हो जाती है। इसलिए हम ज्यादातर प्रीफर कर रहे हैं बेटा ऑप्शन ए को। आगे हम बात करते हैं, अब आए हैं हमारे सामने बेटा फिल इन द ब्लैंक्स। शुद्ध जल के पीएच का मान कितना होता है बेटा? हमको पता ही है कितना होता है? 7। हमें पता है जो पीएच टेबल होती है उसके अंदर टेम्परेचर पर डिपेंड करती है ना पीएच टेबल, कहां से कहां तक होती है? 0 से 14 तक। 0 से 7 तक का यहां से यहां तक का जो नेचर होता है वो कैसा होता है बेटा? एसिडिक, है ना। और यहां से यहां तक का जो नेचर होता है वो कैसा होता है बेटा? बेसिक। मोर देन 7 अगर किसी की पीएच है तो वो बेसिक की ओर जा रहा है, और लेस देन 7 है तो वो एसिडिक की ओर जा रहा है, और 7 है तो वो इसका नेचर कैसा है? एल्कलाइन, सॉल्ट के जैसा, है ना। क्लियर हुई बात? समझ में आई? कौन सी टेबल है बेटा ये? पीएच, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव ऑफ लॉगरिथम, है ना, H प्लस माइनस ऑफ लॉग H प्लस। आगे बात करते हैं, अम्ल एवं धातु अभिक्रिया करके लवण व क्या बनाते हैं बेटा? जल, है ना। इट मीन्स वाटर। एसिड एंड मेटल रिएक्ट्स, सॉरी हाँ, एसिड एंड मेटल रिएक्ट्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्या बनाते हैं बेटा? हाइड्रोजन गैस। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, Fe एक मेटल है, इसकी रिएक्शन कराई बेटा HCl के साथ, तो क्या बनाया बेटा? FeCl2, एक सॉल्ट है बेटा, और उसके साथ में कौन सी गैस इवॉल्व हुई? हाइड्रोजन गैस। आगे बात करता हूं बेटा ATP, इसका पूरा नाम क्या बेटा? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, हाँ या ना? क्लियर है? ये एक टाइप का क्या है बेटा? न्यूक्लियोटाइड। क्या है? न्यूक्लियोटाइड। किसमें होता है बेटा? न्यूक्लिक एसिड के अंदर। इज इट क्लियर? जो कि हमारे डीएनए और आरएनए में होते हैं। आगे बात करते हैं बेटा 6CO2 और 12H2O किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? तो हमें पता है 6CO2 और 12H2O आप मिलकर क्या बनाते हैं? 6H12O6। क्या है बेटा? ये ग्लूकोज। क्लियर है? इस प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? आगे बात करते हैं, द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज, कौन है बेटा? ग्रिगोर जोहन मेंडल। एक्सपेरिमेंट कब से कब किया था बेटा? 1857 से 1865 तक। क्लियर है? किस पर किया था? पी प्लांट पर। किस पर किया था? पी प्लांट पर, है ना, गार्डन पी पर। साइंटिफिक नेम पाइसम सेटाइवम। क्लियर है? कितने कैरेक्टर लिए थे? 7 कैरेक्टर। कितने कैरेक्टर लिए थे? 7 कैरेक्टर। इज इट क्लियर? आगे बात करते हैं, अ क्रिएचर लाइक डैश कैन चेंज इट्स जेंडर। एग्जांपल इसका बेटा स्नेल, है ना। कैसा होता है बेटा? ये हार्मोप्रोडाइट होता है, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर या किसी और फैक्टर के कारण अपना जेंडर क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं। और स्नेल के अलावा और कौन है बेटा? श्रिम्प। कौन है? श्रिम्प। कुछ फिश भी होती है, जैसे एग्जांपल के लिए बता दूं बेटा क्लोन फिश, ये भी अपना जेंडर क्या कर देती है? चेंज कर लेती है। आगे, हाँ, व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन कॉल्ड? बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की,
तो वो रिएक्शन, दोस रिएक्शन in which two or more than two reactant add to form a large compound. एग्जाम्पल के लिए Mg प्लस O2 क्या बनाया बेटा 2MgO, बैलेंस कर देते हैं, इसके आगे 2 लगा देते हैं, क्लियर हुई। तो यहां पर क्या हुआ बेटा, दो मॉलिक्यूल जो है वो आपस में जुड़े और क्या बना दिया, कंपाउंड बना दिया। इज इट क्लियर? आगे हम बात करते हैं H प्लस, what effect will the concentration of H plus ion have on the nature of solution? बेटा जब भी किसी सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन यानी कि H प्लस आयन की सांद्रता जो है वो बढ़ेगी तो वो सॉल्यूशन किस ओर जाएगा बेटा, 0 से 7 pH की ओर, यानी 7 से कम pH की ओर जाएगा, यानी कि वहां का उस सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक। और हिंदी में बात करें तो अम्लीय। आगे हम बात करते हैं व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जिसके अंदर जो एसिडिक से भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेसिक से भी रिएक्ट कर सकते हैं। ऐसे ऑक्साइड, दोस ऑक्साइड which can react either with acidic or with basic, है ना। इसका मतलब ये हुआ बेटा दोनों, उनके अंदर दोनों का नेचर होता है ना, एसिडिक का भी नेचर होता है और बेसिक का भी नेचर होता है। इज इट क्लियर? इसका एग्जांपल जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 है ना, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं ना। क्लियर हुई बात? मानव में लैंगिक हार्मोन के नाम बताइए। नेम द सेक्स हार्मोन इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर बात करें तो हमारे अंदर दो टाइप्स के गैमेट होते हैं, एक होता है बेटा मेल गैमेट और दूसरा होता है बेटा फीमेल गैमेट। मेल गैमेट क्या होता है बेटा आपको पता ही है, स्पर्म, और फीमेल गैमेट क्या होता है बेटा, ओवम। क्या होता है बेटा, ओवम। बात करूं मैं इनकी तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की मैं बात करूं, इनको जनरली गोनाड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, गोनाड्स। इसमें होता है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन। इसको एंड्रोजन भी कहते हैं बेटा, अ ग्रुप ऑफ हार्मोन है ये। और फीमेल के अंदर कौन सा होता है बेटा, एस्ट्रोजन। कुछ जगह पर आगे वो नहीं भी लिखा होता है, ठीक है। बात करते हैं फीमेल के अंदर कौन सा, एस्ट्रोजन, और मेल के अंदर कौन सा बेटा, टेस्टोस्टेरोन। आगे हम बात करते हैं आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज्ड साल्ट रिकमेंडेड। हम बात करते हैं बेटा आयोडीन सोल्ट, आयोडीन सोल्ट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। तो मैं बात करूं आयोडीन जो है इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि हमारी एक ग्लैंड है जिसका नाम है बेटा थायराइड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है, और वो सिक्रेशन करती है कौन से हार्मोन का बेटा, थायरोक्सिन हार्मोन का। कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है, थायरोक्सिन हार्मोन का। थायरोक्सिन हार्मोन जो है उसकी सिंथेसिस तभी हो सकती है जब हमारी बॉडी के अंदर कौन सी साल्ट एडिक्वेट अमाउंट में हो, तो बेटा आयोडीन। आयोडीन की प्रेजेंस में ही क्या कर सकते हैं बेटा, थायरोक्सिन हार्मोन है उसका सिक्रेशन हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है। थायराइड ग्लैंड जो होती है वो एक हार्मोन को रिलीज करती है, थायरोक्सिन हार्मोन, और थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन तभी हो सकता है, उसकी सिंथेसिस तभी हो सकती है जब वहां पर किसकी प्रेजेंस हो बेटा, आयोडीन की। और अगर आयोडीन की कमी होती है तो एक डिसीज होती है जिसका नाम है बेटा गोइटर। क्या नाम है बेटा, गोइटर। हिंदी में उसे बोलते हैं बेटा गेंगा रोग, है ना। जिसके अंदर क्या होता है बेटा, नेक स्वेल हो जाता है ना। गले के अंदर क्या आ जाती है, सूजन, सूज जाता है गला। हाँ, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। तो बात कर लेते हैं ह्यूमन के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन की। तो हम बात करें ह्यूमन के अंदर टोटल 20, हाँ ह्यूमन के अंदर बात कर लेते हैं। ह्यूमन में दो गैमेट होते हैं बेटा, एक मेल गैमेट होता है और एक क्या होता है बेटा, और एक होता है बेटा फीमेल गैमेट। आपको पता ही होगा कि जो गैमेट होते हैं उसमें जो बॉडी के अंदर
जो क्रोमोसोम होते हैं उसके आधे क्रोमोसोम जाते हैं, यानी कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। कितने होते हैं बेटा? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम यानी 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो उसमें बेटा 23 क्रोमोसोम जाते हैं, जिसमें 22 तो कौन से होते हैं बेटा? ऑटोसोम। और सेक्स क्रोमोसोम कौन कौन से होते हैं बेटा? एक्स 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 वाई मेल में और एक्स एक्स किस में होते हैं बेटा? फीमेल में। हाँ या ना? क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा बेटा, हम बनाते हैं पुन्नेट स्क्वायर मेथड, जिसके थ्रू हम इसका आंसर लाएंगे। ये मेल ये फीमेल, हमारे पास मेल में क्या है बेटा? एक्स वाई, और फीमेल में क्या है? एक्स एक्स। जब इसका क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा बेटा? एक्स एक्स, यहां मिलेगा बेटा एक्स वाई, यहां मिलेगा एक्स एक्स, और यहां मिलेगा बेटा एक्स वाई। क्लियर हुई बात? तो हम बात करें कि किसी भी डॉटर सेल का यानी ऑफ स्प्रिंग का लड़का होना या लड़की यानी बॉय होना या गर्ल होना, इसके चांसेस कितने होते हैं बेटा? 50-50%। कितने होते हैं? 50-50%। दूसरी बात करूं मैं तो किसी भी फीमेल के अंदर सेक्स को डिटरमाइन या सेक्स डिसाइड करने का जो फैक्टर होता है वो किसके अंदर होता है बेटा? तो मेल। मेल जो होता है होने वाला ऑफस्प्रिंग यानी बच्चा जो होगा वो लड़का होगा या लड़की, इसका डिसाइड कौन करता है बेटा? मेल गेमेट। क्यों? क्योंकि फीमेल गेमेट हमेशा एक ही क्रोमोसोम देती है, और वो कौन सा है बेटा? एक्स। अगर मेल गेमेट एक्स देता है तो ये एक्स एक्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? फीमेल। और अगर मेल गेमेट क्या देता है बेटा? वाई, तो एक्स वाई आपस में मिलाकर क्या मिलते हैं बेटा? क्या बनता है? मेल, है ना, यानी कि बॉय, और यहां बन जाता है गर्ल। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिकता किसे कहते हैं? व्हाट इज हेरेडिटी? हेरेडिटी क्या होती है बेटा? हम बात करते हैं हेरेडिटी की, तो दोज कैरेक्टर विच ट्रांसफर या इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंटल generation to the next generation is called hereditary character, and this process is called हेरेडिटी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? हेरेडिटी, है ना। वो गुण जो माता पिता से कहां जाते हैं बेटा? अगली पीढ़ी के अंदर जाते हैं। वो सारे के सारे गुण कौन से? अनुवांशिक गुण कहते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अनुवांशिकता, है ना। दोज कैरेक्टर विच इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंटल जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरेडिटरी कैरेक्टर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बेटा हेरेडिटी। क्लियर? अब बात करते हैं राइट लेंस एंड मिरर फॉर्मूला। बात करते हैं लेंस और दूसरा है मिरर। दोनों के फॉर्मूले में कोई ज्यादा चेंज नहीं है। लेंस फॉर्मूला है बेटा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और वही मिरर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यहां पर f क्या है बेटा? फोकल लेंथ। क्या है? फोकल लेंथ। v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर और लेंस। u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर और लेंस। क्लियर है बात? समझ में आ गई? आगे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस। अब हम बात करते हैं लेंस की पावर की, तो वो विजुअल यानी कि जितना एकोमोडेशन कोई लेंस दे सकता है वो उसकी क्या कहलाती है बेटा? पावर ऑफ लेंस। आई बात समझ में? क्लियर है कि जितना एकोमोडेशन यानी कि जितनी एफिशिएंसी, जितनी कह सकते हो कि जितनी कैपेबिलिटी, एबिलिटी और एफिशिएंसी के साथ कोई
इमेज एक लेंस बना सकता है वो उसका क्या कहलाता है बेटा, पावर। पावर को हम सिंपली डिफाइन करते हैं P बराबर 1/f, है ना। यहां पर f जो होता है इसको किस में डिफाइन किया जाए, इसकी यूनिट क्या होती है, वो क्या होती है बेटा, मीटर। f को इसमें, यहां पर f को मीटर में रखा जाता है। किस में रखा जाता है बेटा, मीटर में। f क्या है यहां पर, फोकल लेंथ। क्या है, फोकल लेंथ। और p क्या है बेटा, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। आगे बात करता हूं मैं, इसकी एक और यूनिट भी है, डायोप्टर। क्लियर है। हाँ, राइट द नेम ऑफ एनी वन सेफ्टी मेजर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सिस्टम। पहली बात, राइट द नेम ऑफ एनी वन सेफ्टी मेजर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सिस्टम। तो हम बात करें तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट या सिस्टम के अंदर पहला तो ये देखा जाता है कि वो क्लोज्ड है या नहीं, बैटरी सही से ज्वाइन की है या नहीं, पॉजिटिव चार्ज किस तरफ है, नेगेटिव चार्ज किस तरफ है, और इस पूरे सिस्टम को क्या किया गया, सही से क्या किया गया, कनेक्ट किया गया है या नहीं। हीट लॉस के कारण भी हमें जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट हमें कभी मिलता नहीं है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द, राइट द फुल फॉर्म ऑफ एमआरआई। एमआरआई की फुल फॉर्म होती है बेटा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। क्या फुल फॉर्म होती है बेटा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। किस में काम आती है अगर आपको पता हो तो, एमआरआई जो होती है इसके अंदर ये हमारे डायग्नोसिस में काम में आती है। डायग्नोसिस का मतलब होता है कुछ डिसीज होती है या फिर हमारी बॉडी में कोई एबनॉर्मेलिटी है तो उसको चेक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इज इट क्लियर। एमआरआई जो होती है ये कैंसर पेशेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है। एमआरआई के अंदर क्या होती है बेटा, मैग्नेटिक रेज जो होती है वो उस बॉडी पर गिरती है ना। क्लियर है। हार्ट जो पेशेंट होते हैं उनको ये अलाउ नहीं होता है ना, जिसके अंदर पेस मेकर वगैरह लगा होता है। व्हाट इज ट्रॉपिक लेवल। बात करते हैं ट्रॉपिक लेवल की। ट्रॉपिक लेवल की बात करूं, ट्रॉपिक लेवल की बात करते हैं तो हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो फूड चेन के अंदर, किसके अंदर बेटा, फूड चेन के अंदर दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डिपेंड होता है ना। जैसे एग्जांपल के लिए बेटा प्रोड्यूसर है तो कोई एक प्लांट जो है उस पर कौन है, प्लांट जो है वो उस पर, हमने अभी फूड चेन पढ़ी थी जिसमें प्लांट जो होते हैं उस पर गोड डिपेंड है, गोड पर ह्यूमन डिपेंड है, ह्यूमन पर और भी ऑर्गेनिज्म है ना। मान लीजिए ह्यूमन को कोई क्या करे बेटा, एनिमल खा जाए तो वो हम पर डिपेंड हो गया उस टाइम पर, है ना, उस कंडीशन के अंदर। तो जैसे ग्रास है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ग्रास है, ग्रास को कौन खाएगा बेटा, एग्जांपल ले लेते हैं, ग्रास को हमने कहा कि किसी कैटल ने खाया, जैसे काऊ ने खाया, उस काऊ पर अटैक किया किसी ऑर्गेनिज्म ने, मान लीजिए हमने उस काऊ पर अटैक किया किसी वुल्फ ने, है ना, भेड़िए ने, और उसे क्या कर दिया बेटा, खा लिया। उस भेड़िए पर अटैक किया किसी बेटा लायन या टाइगर ने, है ना। तो यहां पर बेटा ये सारे के सारे क्या हुए, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हुए। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, एक दूसरे ऑर्गेनिज्मों पे डिपेंड होते हैं, किसके लिए, अपने फूड के लिए। और ये अलग अलग जो स्टेजेस है ना, ये जो अलग अलग लेवल है, इन्हीं को स्ट्रेटिफिकेशन, जो अलग अलग स्ट्रेटिफिकेशन है, इन्हीं को क्या कहा जाता है बेटा, ट्रॉफिक लेवल। क्या कहा जाता है, ट्रॉफिक लेवल। लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए, गिव टू वीज टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। तो बेटा एक तो होता है बेटा आयरन को क्या करे बेटा, पेंट करे या ग्रीस करे या ऑयलिंग करे, ये सारे के सारे तरीके। इसके अलावा एक तरीका है बेटा गैल्वेनाइजेशन, हैविंग अ लेयर या कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन। आयरन के ऊपर एक जिंक की क्या चढ़ा दी जाए बेटा, परत चढ़ा दी जाए, एक लेयर चढ़ा दी जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और ये गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो आयरन को रस्ट होने से क्या करता है, बचाने का काम करता है। अगली बात करते हैं, राइट द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन की बात करता हूं। पहले तो साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर क्या है, जिसमें यहां सी है, यहां सी है, यहां सी है, यहां सी है और यहां सी है।
बात कर लेते हैं, यहाँ पर भी H2 आएगा बेटा, यहाँ पर भी H2 आएगा, यहाँ पर भी H2 आएगा, यहाँ पर भी H2 आएगा और यहाँ पर भी H2 आएगा। तो सीधी सी बात करें कितने कार्बन है बेटा 5 और हाइड्रोजन कितने हैं बेटा 10। इज इट क्लियर? क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को? साइक्लोपेंटेन। सबके सब सिंगल बॉन्ड में इसलिए ए नहीं आया, 5 कार्बन है तो पेंट आया, और साइक्लिक फॉर्म में इसलिए क्या आ गया बेटा साइक्लो। अब हम बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर कौन सा बेटा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हम बात करते हैं कार्बन। बेटा कार्बन जो होता है उसका आटोनॉमस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। क्लियर है? कितने होते हैं 4। तो हम पहले तो कितने बना देते हैं 5 कार्बन बना देते हैं, जैसा कि यहां बना रखे थे मैंने अभी। एक कार्बन ये रहा बेटा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, होल्ड ऑन, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड में बेटा, सारे के सारे क्या है सिंगल बॉन्ड में। क्लियर है? और ये आपस में क्या है बेटा अटैच। क्लियर है? यस। कार्बन जो होते हैं उसके कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा आउटरमोस्ट शेल में 4। तो मैं कह रहा हूं एक इसने यहां शेयरिंग में दे दिया, यहां शेयरिंग में दे दिया, तो पीछे कितने बचे 2, तो मैंने यहां पर 2 बना दिए। क्लियर है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड, ये सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन से बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं बेटा जिसके अंदर इक्वल शेयरिंग होती। क्या होता है बेटा? इक्वल शेयरिंग, यानी एक तरफ से जितना हाथ आगे बढ़ेगा उतना ही दूसरी ओर से भी बढ़ेगा। तो जब इस कार्बन ने एक हाथ आगे बढ़ाया तो ये कार्बन भी कितना हाथ आगे बढ़ाएगा? एक। सेम इधर भी होगा बेटा, इस कार्बन ने एक हाथ आगे बढ़ाया तो दूसरे कार्बन ने भी अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। सेम कंडीशन बेटा, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है बेटा, एक इधर दे दिया, दूसरा इधर देखा, एक हाथ आगे बढ़ाया, पीछे दे 2 उन्होंने यहां बना दिया। सेम यहां पर ये कार्बन होगा बेटा, इसने भी अपना एक हाथ इधर, एक हाथ इधर। सेम यहां पर बेटा इसका भी एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, जो बचे वो 2 बनाते जाओ। हाँ या ना? कुछ ऐसा इसने भी किया और कुछ ऐसा इसने इधर किया और एक इधर किया। क्लियर है? बचे 2 इधर बना दिए, बचे 2 इधर बना दिए। क्लियर हुई बात बेटा? यहां पर इसके अलावा हमने कहा कि यहां पर फ्री है, बनाने होते हैं। हम यहां पर बात करें तो ये स्ट्रक्चर कौन सा रूल फॉलो करते बेटा? ऑक्टेट रूल। कौन सा रूल? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल ये होता है कि हर कोई जो भी एलिमेंट होता है वो अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की क्या करता है? कोशिश करता है। तो यहां बात करेंगे बेटा तो इसके साथ कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के पास कितना होता है बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन उसके आउटरमोस्ट शेल में, तो उसने वो शेयरिंग में दे दिया, क्योंकि एक इसने दिया तो एक हाइड्रोजन ने दे दिया, एक इसने दिया तो एक हाइड्रोजन ने दे दिया, एक इसने दिया तो एक हाइड्रोजन ने दे दिया, एक इसने दिया तो एक हाइड्रोजन ने दे दिया, एक इसने दिया तो एक हाइड्रोजन ने दे दिया। सेम इधर होगा, सेम आगे, सेम आगे, सेम आगे, सेम इधर, सेम। यस। तो बात कर लेते कितने बन गए बेटा? कितने हाइड्रोजन थे? 2 4 6 8 10 10 थे ना? तो 2 4 6 8 और 10, 1 2 3 4 5 और 6 बन गए। 1 मिनट, होल्ड ऑन। कार्बन 6 बन गए। हाँ यस, अब हो गया। यस, इधर देख लीजिए बेटा, 1 2 3 4 और 5 कार्बन है। देखो सभी की वैलेंसी पूरी है या नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी के अंदर देखिएगा ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और सेम आगे भी हो रहा है। क्लियर है? समझ में आ गए? और हम बात करें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन अपनी जो क्लोजेस्ट नोबल गैस है उस ओर जा रहा है, और उसकी क्लोजेस्ट नोबल गैस है वो कौन सी बेटा? हीलियम। और अगर कार्बन बात करें तो कार्बन के अंदर उसकी फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अगले में 4 होते हैं, और उसने यहाँ पर बेटा 4 शेयरिंग से ले लिए तो टोटल 10 हो गए। और उसके नजदीक की जो नोबल गैस है उसका नाम क्या बेटा? नियोन। क्लियर है? आगे बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहां से प्राप्त करता है? Where does the plant get the raw material required for photosynthesis? तो फोटोसिंथेसिस में 2 ही चीजें चाहिए होती है बेटा, एक CO2 और दूसरा चाहिए बेटा H2O। तो H2O जो होते हैं यानी कि वाटर, और वाटर आपको ध्यान ही होगा बेटा कौन अपटेक करता है बेटा? रूट
वाटर जो होता है वो कौन अपटेक करता है, रूट, और उसको फिर कहां तक भेजा जाता है, क्योंकि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कहां होता है बेटा, स्टोमेटा में, है ना, स्टोमेटा के अंदर। और हम बात करते हैं तो स्टोमेटा कहां होता है, लिव्स के अंदर। तो लिव्स के अंदर तो रूट से वाटर को कहां ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लिव्स में। किसके थ्रू बेटा, जाइलम के थ्रू। किसके थ्रू, जाइलम, हाँ जाइलम के थ्रू। अब बात करें CO2 की, CO2 की बात करते हैं तो हमें जो CO2 मिलती है वो किसके थ्रू मिलती है बेटा, आपको पता होगा, रेस्पिरेशन के अंदर कौन रिलीज होता है, CO2। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो CO2 रिलीज होती है, रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर जो CO2 रिलीज होती है वही फोटोसिंथेसिस के अंदर वापस क्या कर ली जाती है, यूज कर ली जाती है। और अगर फिर भी कम पड़ती है तो फिर आउटर एनवायरनमेंट से क्या है, लीव्स के थ्रू इसको क्या किया जाता है बेटा, अपटेक कर लिया जाता है। हाउ डज फोटोट्रोपिज्म टेक प्लेस इन प्लांट। फोटोट्रोपिज्म क्या होता है बेटा, पहले तो ये पता होना चाहिए। फोटोट्रोपिज्म ये किसमें होता है बेटा, ग्रोथ डिपेंडेंट। ये कैसा मूवमेंट है बेटा, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। क्लियर हुई, जो कि किसके कारण हो रहा है बेटा, लाइट के कारण। अगर वो ग्रेविटी के कारण होता तो जियोट्रोपिज्म कहते हैं ना, और केमिकल के कारण होता तो उसको कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। तो इसके अंदर क्या हो रहा है बेटा, प्लांट की वो साइड जो सन की ओर है ना, जो प्लांट की साइड सन की ओर है, तो वो उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में सन की लाइट जिस डायरेक्शन में आ रही है, तो प्लांट की रूट यानी शूट टिप जो होगी, शूट यानी स्टेम की जो टिप होगी, वो उसी डायरेक्शन में क्या करेगी, मूव करेगी। और उसका जो एंडिंग पार्ट होगा वो किस ओर, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या करेगा, मूव करेगा। इज इट क्लियर। हाउ डज फोटोट्रोपिज्म टेक प्लेस इन प्लांट। और हमें पता है बेटा ऑक्सीजन जो होती है वो क्या करती है, शूट टिप को इंक्रीज करने का काम करती है। क्लियर है। तो कुछ हार्मोन्स है वो उसकी ग्रोथ को क्या करेंगे, मेंटेन करने का काम करेंगे। क्लियर है। आगे, व्हाई इज डीएनए रेप्लिकेशन नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन। डीएनए रेप्लिकेशन नेसेसरी क्यों है बेटा, किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। तो डीएनए रेप्लिकेशन इसलिए नेसेसरी है क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन से हमें जो मिलेगा, वो जो भी हमें ऑफस्प्रिंग मिलेगा उसमें कुछ ना कुछ क्या होगी बेटा, वेरिएशन। और जो वेरिएशन हमारे लिए फेवरेबल होगी, क्या होगी बेटा, फेवरेबल, वो हमें अगली जनरेशन में, यानी कि हमें क्या देगी बेटा, इवोल्यूशन। क्या देगी, इवोल्यूशन, है ना। क्या देगी बेटा, बेटर सर्वाइव इन दी एनवायरमेंट। इज इट क्लियर। क्लियर हुई बात। डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है उससे हमें क्या मिलेगा बेटा, ऑफस्प्रिंग जो मिलेगी उसमें वेरिएशन आएगी, क्योंकि अगर डीएनए रेप्लिकेशन होगा नहीं तो हमें क्या नहीं मिलेंगे बेटा, वो वेरिएंट नहीं मिलेंगे। एक और चीज है, डीएनए रेप्लिकेशन इसलिए भी नेसेसरी है बेटा क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो पेरेंट के कैरेक्टर कहां जाएंगे बेटा, 23 क्रोमोसोम तो बेटा उसमें से ही जा रहे हैं ना, किसमें, ऑफस्प्रिंग के अंदर। अगर वो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हुआ तो हो सकता है बेटा कि कुछ अनडिजायर कैरेक्टर उसके अंदर आ जाए, किसके अंदर बेटा, ऑर्गेनिज्म में, जो कि सही नहीं हो। बात समझ में आ रही है। तो वो कैरेक्टर अगर जाएंगे तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म पहले वाले ऑर्गेनिज्म के जैसा ही क्या होगा, बनेगा। कुछ कैरेक्टर के अलावा बाकी सारे कैरेक्टर तो मैच करेंगे, लेकिन अगर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा तो हो सकता है कुछ नए कैरेक्टर आ जाए, और वो नए कैरेक्टर एनवायरमेंट के लिए फेवरेबल नहीं भी हो, फेवरेबल हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। इज इट क्लियर। अगला, राइट टू यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो हम बात करते हैं दोनों मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा होता है कॉनकेव मिरर, है ना। और ये होता है बेटा कुछ ऐसा। क्लियर है। क्या होती है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की सबसे पहले। तो बेटा कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो कैसी बनाता है, इमेजेस, वर्चुअल इमेजेस बनाता है। कौन सी इमेजेस बनाता है, वर्चुअल इमेज। इज इट क्लियर। और वर्चुअल इमेजेस के अलावा हम बात करें तो वो इमेजेस कैसी होती है बेटा, साइज से बहुत छोटी होती है। क्लियर हुई, समझ में आ रहा है बेटा आपको। और सारी की सारी क्या करती है बेटा, डाइवर्ज करती है। क्या करती है, डाइवर्ज।
और अगर हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की बेटा, तो कॉनकेव मिरर में जो इमेजेस बनती है वो क्या करती है बेटा, कन्वर्ज। क्या करती है, कन्वर्ज। इज इट क्लियर? तो हम बात करें अगर बहुत बड़े व्यू को एक छोटे से ग्लास में इस्तेमाल करना हो तो हम कौन से मिरर का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्वेक्स। तो इसलिए इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है बेटा, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है जैसे रियर ग्लास किसके अंदर बेटा, ऑटोमोबाइल यानी कि व्हीकल्स में, सीधा लिख देते हैं व्हीकल के अंदर जो रियर ग्लास है उसके अंदर किसका इस्तेमाल किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर का, है ना, जो पीछे का वाइडर व्यू क्या कर लेते हैं बेटा, उसमें ले आते हैं। इसके अलावा हम बात करें और कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है बेटा सिक्योरिटी, किसके लिए, सिक्योरिटी के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑर्बिट, बहुत सारी चीजें, टेलीस्कोप वगैरह, विजन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है ना। हम बात करें कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर में चीज क्या दिखती है, बड़ी दिखती है क्योंकि कन्वर्ज होता है, जैसे शेविंग मिरर। इसके अलावा टॉर्च, डेंटिस्ट की जो टॉर्च होती है। इसके अलावा हम बात करें तो कार की हेडलाइट, है ना। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं बेटा, कन्वर्ज करने का काम करते हैं और ये कॉनकेव मिरर में यूज होते हैं। आगे, when we increase the distance of an object from eye, what happens? हाँ, what happen to the image distance in the eye? हम बात करें कि जब हम ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या कर दे बेटा, बढ़ा दे या घटा दे, तो इमेज की डिस्टेंस, इमेज, व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई, आई के अंदर इमेज डिस्टेंस का क्या होगा। तो मैं आपको सीधा बता देता हूं बेटा, हमारी आई के अंदर क्या होता है बेटा, एकोमोडेशन होता है, एकोमोडेशन का पावर होता है। हमारी जो सिलियरी मसल्स है, कौन सी मसल, सिलियरी मसल जो होती है वो क्या कर देती है बेटा, जैसे ही हमारे से कोई ऑब्जेक्ट दूर या पास होता है तो सिलियरी मसल्स लेंस को उसके अकॉर्डिंग क्या कर देती है बेटा, एडजस्ट कर लेती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर हो, क्या हो बेटा, कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा क्या हो, डिस्टेंस पर हो, तो उसके रेस्पेक्ट में जो लेंस हो जाता है वो क्या हो जाता है, फ्लैटन, है ना, क्या हो जाता है, फ्लैटन, चपटा हो जाता है। और जब ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट बहुत पास में हो तो उसके अकॉर्डिंग उसके बीच की जो थिकनेस है वो क्या कर जाती है बेटा, बढ़ जाती है। क्लियर हुई बात। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। हम बात करें तो आपको पता होगा बेटा, क्या दे रखा है बेटा, पोटेंशियल, और हमें पूछा क्या बेटा, एनर्जी। एनर्जी पूछी है तो हमें यहां पर मिलेगी बेटा 6 जूल। कितनी मिलेगी बेटा, 6 जूल। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू 1 कूलम चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। तो हमें कितनी एनर्जी पास करनी होगी बेटा, 6 जूल एनर्जी जो है वो उसे क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। क्योंकि हमें पता है बेटा वोल्ट बराबर क्या होता है, एनर्जी अपॉन चार्ज। क्लियर है। हमें एनर्जी कितनी दे रखी है, सॉरी चार्ज कितना दे रखा है, 6 वोल्ट, वोल्ट यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट दे रखा है, V पोटेंशियल डिफरेंस। है ना, 6 वोल्ट दे रखा है, चार्ज कितना है 1 कूलम, है ना, C। और एनर्जी हमें क्या मिलेगी बेटा, 6 इंटू 1 क्या होगा, 6 जूल। ठीक है, नेक्स्ट। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, वाई डू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नॉट इंटरसेक्ट इच अदर। अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, क्या करेगी बेटा, इंटरसेक्ट करेगी। इफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट इच अदर we will get two direction at the same point। एक ही जगह पर हमें क्या मिलेगी बेटा, दो डायरेक्शन मिलेगी, और ये पॉसिबल नहीं। बात समझ में। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, कंपास। बेटा कंपास कभी भी एक बार में एक ही डायरेक्शन दे सकता है क्या, एक से ज्यादा डायरेक्शन दे देता है, नहीं, वो दे ही नहीं पाता, नहीं तो वो डिफ्लेक्ट करने लग जाएगा चारों। क्लियर हुई। तो उसी टाइप से अगर
दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो फिर क्या है, हमें प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलेगी और इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुई? क्योंकि एक ही पॉइंट पर हमें बहुत सारी डायरेक्शन मिलने लग जाएगी जो कि पॉसिबल नहीं। क्लियर ना? सो इट इज नॉट पॉसिबल, है ना? जैसे हमें पता ही है कि बाहर साउथ से नॉर्थ और अंदर नॉर्थ से साउथ, मैग्नेट के अंदर जैसे डायरेक्शन चल रही है वो वैसे ही चलती है। ड्रॉ डायग्राम ऑफ एनर्जी फ्लो इन द एन इकोसिस्टम। आपको पता ही होगा सनलाइट से क्या मिलती है बेटा, प्रोड्यूसर को एनर्जी। लिंडमैन ने एक बात बताई थी, लिंडमैन ने क्या बताया था बेटा, अपना एक रूल दिया था 10% लू, 10% लॉ ऑफ एनर्जी। इसके अंदर ये होता है कि हर एक ट्रॉपिक लेवल से जो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है तो उसके अंदर वो एनर्जी जो होती है वो 10% क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए बात करूं मैं, सन जो होता है उसके अंदर कितनी एनर्जी बेटा, 100% एनर्जी। तो आपको पहले ही बता देता हूं कि प्लांट के अंदर जो एनर्जी जाती है वो PAR की फॉर्म में जाती है, यानी कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, वो सनलाइट जो प्लांट के लिए काम की है, और ये कितनी होती है, लगभग 50%। और प्लांट इसको कितना गेन करता है बेटा, 2 से 10%। कितना करता है बेटा, 2 से 10%। हम मान के चलते हैं कि हमारे पास प्रोड्यूसर यानी प्लांट, ज्यादातर प्रोड्यूसर क्या होते हैं बेटा, टेरेस्ट्रियल में प्लांट ही होते हैं, है ना, जो कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो प्लांट कितनी एनर्जी लेते हैं बेटा, 2%। हार्बीवोर्स ने मान लीजिए इस 2% की बेटा 10% ली, यानी कि 0.2%, आया ना। कार्निवर्स ने और कम, तो 0.02%, और टॉप कार्निवर्स तक जाते जाते ये कितनी हो जाती है, 0.02%। आई बात समझ में? क्लियर हुई बात? समझ में आ गया? आगे हाँ, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस, CaNO3 होल ट्वाइस और H2O। चलो यहां सबसे पहले हमें ध्यान रखना कि हम किसको बैलेंस करें बेटा। तो सबसे पहले देख लेते हैं बैलेंसिंग के लिए जो कंपाउंड्स है, मेन कंपाउंड यानी कि कैल्शियम और नाइट्रोजन, इधर कैल्शियम इधर नाइट्रोजन, इसको बैलेंस करते हैं। बताओ यहाँ कैल्शियम कितना है, 1, यहाँ पर भी कैल्शियम एक ही है तो कोई इश्यू नहीं है। यहाँ नाइट्रोजन देखो होल ट्वाइस का मतलब होता है इस पूरे पर 2 है, यानी सारी चीजें 2-2 है। तो यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 2, और यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 1 है। तो इसको बैलेंस कर देते हैं पहले, तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। जब कैल्शियम और नाइट्रोजन, जब मेन मेटल्स बैलेंस हो जाए ना, नॉन मेटल या मेटल्स, तो इसके बाद हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे जाना है। तो अब बात करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। इधर देख लेते हैं हाइड्रोजन कितने बेटा, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, 2, इसके अंदर का और इसको गिनकर कितने हुए, 2, 2 और 2 कितने हुए हाइड्रोजन, यहाँ पर 4। इधर गिनते कितने, 2 तो ये रहे, इसके अलावा इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर 2 कम है, तो मैंने इसके आगे क्या लगा दिया, 2। क्लियर हुई बात? तो अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, यानी कि ये भी बैलेंस हो गए। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, देख लेते हैं ऑक्सीजन कितने, 3 2 जा 6, और 2 अंदर वाले है ना, ऑक्सीजन इंटू 2, तो यहाँ पर हुए 6 और 2 8, ऑक्सीजन 8 है। यहाँ देख लेते हैं 3 2 जा 6, यहाँ पर एक ऑक्सीजन इंटू 2 किया तो यहाँ पर 2 हो गए, तो 6 + 2 कितना हुआ, 8। इसका मतलब ये सारे के सारे क्या हो गए बेटा, बैलेंस। एक और रिएक्शन दे रखी बेटा, क्या है, NaOH प्लस H2SO4। मैंने अभी बताया था आपको क्या करना है ना, Na2SO4 प्लस H2O। सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे बताया था मैंने, जो मेटल है और नॉन मेटल है। पहले मेटल को पकड़ते हैं, कितना है यहाँ पर, 1, यहाँ पर कितना है, 2, तो मामला यही गड़बड़ा गया। तो मैंने आगे क्या लगा दिया, Na के 2 लगा दिया। आगे सुनिएगा, सल्फर यहाँ कितना है, 1, यहाँ पर भी कितना है, 1, तो कोई इश्यू नहीं है। अब हम बात करते बेटा हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और यहाँ कितने हैं, 2, तो हाइड्रोजन यहाँ कितने हुए, 4। यहाँ हाइड्रोजन कितने बेटा, 2, तो आगे 2 लगा दिया, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। अब हम बात करते बेटा ऑक्सीजन की, गिनो, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, टोटल कितने हुए, 6। यहाँ कितने, 4, और यहाँ कितने हुए, 2, तो ऑक्सीजन यहाँ भी कितने हो गए, 6। खत्म, बैलेंस। हाँ, राइट द डेफिनेशन ऑफ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन दोस कंपाउंड which on reaction release the heat
उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसके अंदर कंपाउंड क्या होते हैं बेटा, अपने प्रोडक्ट में बदलते हैं तब हीट रिलीज होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक में इसका ऑपोजिट क्या होता है बेटा, जब कंपाउंड जो होते हैं वो जो रिएक्टेंट होते हैं वो प्रोडक्ट में बदलते हैं तब हीट क्या होती है बेटा, गेन होती है। क्या होती है, गेन होती है। क्लियर हुई बात। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक्सोथर्मिक की बात करूं तो एक हमारा प्रोसेस है बेटा रेस्पिरेशन, एक तो एग्जांपल ये हो गया बेटा। एक होता है हमारा बेटा कंबशन ऑफ वुड, पेट्रोल ले लो, कोल ले लो, इन सब के कंबशन में C+O2 क्या बनता है, CO2। इसमें क्या रिलीज होती है बेटा, हीट, एक्सोथर्मिक है। रेस्पिरेशन का भी जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है। अब हम बात करते हैं एंडोथर्मिक का, तो एंडोथर्मिक के एग्जांपल कौन से है ना, एंडोथर्मिक के एग्जांपल है बेटा जैसे हाँ CaCO3, ये हीट गेन करता है और किसमें बदलता है, CaO प्लस CaO, और उसके साथ में कौन बनता है बेटा, CO2 कैल्शियम। और इसके अलावा बेटा मेल्टिंग ऑफ आइस, ये भी इसका एग्जांपल है। क्लियर है। बात अगली करते हैं, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ मिसेल विद अ डायग्राम। मिसेल क्या होती है बेटा, रिमूवल है ना, द रिमूवल ऑफ ऑयल और डर्ट है ना, इसी के लिए मिसेल का फॉर्मेशन होता है बेटा। हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, C11 H22 COO माइनस और Na प्लस है ना। कुछ ऐसी चेन होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहां पर क्या होता है COO माइनस और उसके साथ में Na प्लस। हाँ या ना। ये जो पार्ट होता है बेटा इसको बोलते हैं बेटा हेड। क्या बोलते हैं, हेड। और हेड जो होता है वो क्या होता है बेटा, पोलर। क्या होता है बेटा, पोलर। आपको दिख रहा होगा प्लस और माइनस है ना, पोलर होता है। और इसको कौन सा पार्ट कहते हैं बेटा, हाइड्रोफिलिक पार्ट। कौन सा पार्ट होता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट। और इसको बोलते हैं बेटा नॉन पोलर एंड। कौन सा एंड है ये बेटा, नॉन पोलर एंड। और इसको कौन सा पार्ट कहते हैं बेटा, हाइड्रोफोबिक। कौन सा पार्ट कहते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट। बात समझ में आ रही है आपको, कौन सा पार्ट है ये, हाइड्रोफोबिक पार्ट। अब इसके आगे अगर मैं बात करूं तो जो हमारा मिसेल बनता है, जो हमारा मिसेल बनता है, मैं बात करूं ये मान लीजिए ये कोई डर्ट है ना। एक होता है बेटा हार्ड वाटर और एक सॉफ्ट वाटर होता है। हार्ड वाटर कब होता है बेटा, इस सोडियम की जगह पर क्या आ जाए बेटा, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम आ जाए तो ऐसे वाटर को कौन सा वाटर कहते हैं बेटा, हार्ड वाटर। पता होना चाहिए आपको, जो कि हार्डनेस हो जाती है, उसका रिमूवल इजी नहीं होता है। मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर हेड सेम, इधर सेम है ना। जहां पर ये ऊपर की ओर कौन होते हैं बेटा, Na प्लस। कैसे काम करता है देख लीजिएगा ध्यान से। इसमें क्या होता है बेटा कि ये जो डर्ट है ये यहाँ पर ये होता है बेटा हाइड्रोफोबिक, जो कि क्या होता है, वाटर हेटिंग पार्ट होता है। कौन सा होता है बेटा, हाइड्रोफोबिक पार्ट, जो वाटर हेट को हेट करता है। और ये वाटर क्या होता है, लविंग पार्ट। कौन सा पार्ट होता है, वाटर लविंग पार्ट है ना। तो क्या होता है बेटा, यहां से डर्ट जो होता है, वाटर हेटिंग है तो ये डर्ट को क्या करता है बेटा, एक्सेप्ट करता है। जब डर्ट को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि पानी यहाँ पहुंचेगा नहीं, तो बेटा डर्ट को क्या, डर्ट जो गंदगी होगी उसको एक्सेप्ट, जो ऑयली कंटेंट होगा उसको एक्सेप्ट करेगा। और जैसे यहाँ आएगा तो ये आगे आएगा तो यहाँ पर वाटर लविंग पार्ट होता है, उसको अपने अंदर क्या कर लेगा बेटा, गोल देगा। क्या कर देगा, गोल देगा। और इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं बेटा, उस डर्ट जो है उसको पार्ट से क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। क्लियर हुई बात, कैसे काम करता है फिर देखिएगा बेटा। यहाँ जो डर्ट है इसको हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होगा वो अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। खींचकर जैसे यहाँ लाएगा तो यहाँ वाटर लविंग पार्ट जो है उस डर्ट को क्या कर लेगा, गोल देगा। और गोल देने के बाद उसे क्या किया जा सकता है, उस पार्ट से रिमूव किया जा सकता है। हाँ, एक और क्वेश्चन दे रखा है बेटा, व्हाट इज एडिशन रिएक्शन, राइट द रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होती है और एडिशन रिएक्शन क्या है और इसकी रिएक्शन लिखनी है। तो मैं बता देता हूं एडिशन रिएक्शन क्या है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, एडिशन रिएक्शन होती क्या है इसकी बात कर लेता हूं।
जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन कहते हैं बेटा, एडिशन रिएक्शन। फिर से बता रहा हूं, दो या दो से ज्यादा जो रिएक्टेंट है वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट, तो ऐसी रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हुई बात। अब हम बात करते हैं एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल की। तो ये ज्यादातर जहां होती है वो कहां पर होती है बेटा, जहां पर एल्किन्स फॉर्म होती है। कहां होती है बेटा, कहां होती है बेटा, ये ज्यादातर जहां पर एल्किन्स फॉर्म होती है। जैसे एक एग्जांपल के लिए बता दूं बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी मैं बात करूं बेटा, तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर क्या जोड़ना है बेटा, Cl2। क्या जोड़ना है, Cl2। तो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड टूटेगा, है ना, एक Cl इस तरफ जुड़ेगा और एक Cl इस तरफ जुड़ेगा, तो क्या बनेगा बेटा, CH2Cl, और इधर बनेगा बेटा CH2Cl। क्या बोलते हैं बेटा इसको, डाइक्लोरो। इसका IUPAC नेम होता है बेटा 1,2 डाइक्लोरो एथेन। क्या बोलते हैं बेटा, 1,2 डाइक्लोरो एथेन। इसका नाम था बेटा एथीन, और इसको क्या बोला बेटा, क्लोरीन गैस। क्लियर हुई बात। हाँ, आगे बात करते हैं। एक और था बेटा, व्हाट इज एन ऑक्सीडाइजर। ऑक्सीडाइजर क्या होता है, इसकी बात कर लेता हूं। ऑक्सीडाइजर की बात करो बेटा, ऑक्सीडाइजर को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं बेटा, दोज कंपाउंड विच ऑक्सीडाइज द अदर कंपाउंड एंड देमसेल्फ दे आर रिड्यूस्ड। ऐसे कंपाउंड जो दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद क्या होते हैं बेटा, रिड्यूस। ऐसे कंपाउंड को कौन से कंपाउंड कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। फिर से समझाता हूं बेटा, वो कंपाउंड जो खुद क्या होते हैं बेटा, रिड्यूस, और दूसरों को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज। ऐसे कंपाउंड को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। क्लियर हुई बात। रिएक्शन के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है FeZn प्लस CuSO4 रिएक्ट, तो हुई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको पता ही है, क्या बनेगा बेटा, ZnSO4 प्लस Cu। तो मैं बात करूं बेटा, Zn जो है वो पहले 0 था, वहां से क्या हुआ +2, और वहीं बात करो Cu जो पहले +2 था उसकी जगह पर क्या हुई, ऑक्सीडेशन उसकी 0। तो ये 0 से +2 हुई, है ना, प्लस की और कोई चीज जाती है तो वहां पर क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन। और यहां पर इसका क्या हुआ बेटा, रिडक्शन। Cu का क्या हुआ, रिडक्शन। तो यहां पर Cu जो है वो किसकी तरह काम कर रहा है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, जो दूसरों को तो ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद क्या हो रहा है बेटा, रिड्यूस। क्या हो रहा है, रिड्यूस। क्लियर हुई बात, समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। नर जनन तंत्र, यानी ड्रॉ डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट्स वेरियस पार्ट। चलो बात कर लेते हैं, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो किस किस का कंसिस्ट होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो बेटा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है, जिसे हम बोलते हैं बेटा टेस्टिस। क्या होते हैं बेटा, टेस्टिस। टेस्टिस किस में होती है बेटा, स्क्रोटम में। कहां होती है बेटा, स्क्रोटम। और ये स्क्रोटम में क्यों होती है, पहली बात तो आपको पता होगा, स्क्रोटम जो होता है वो क्या होता है बेटा, आउटसाइड ऑफ द बॉडी। क्यों, क्योंकि हमें पता है बेटा टेस्टिस में एक प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो तभी होता है जब बॉडी के टेम्परेचर से जो टेम्परेचर हो वो कितना होना चाहिए, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। इसीलिए स्क्रोटम जो होता है वो बाहर होता है और इसी के अंदर टेस्टिस होती है। इज इट क्लियर। इट प्रोवाइड टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री लेस देन बॉडी टेम्परेचर। बात समझ में आ रही है, क्लियर हुई बात। फिर हम बात करें, इसके अंदर बहुत सारी क्या होती है बेटा, ट्यूब्यूल्स होती है। इन ट्यूब्यूल्स को बोला जाता है बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, है ना, जो कि कोइल होती है ना। एक ट्यूब्यूल के अंदर लगभग 1 से 3 क्या होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसके अंदर बात करें, स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है वो इसी में होता है। किसके अंदर होता है बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। आगे सुनना बच्चों, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बात करूं मैं तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती है इसमें 2 टाइप्स की सेल बनती है। एक बनता है बेटा स्पर्म, है ना, और दूसरा बनता है बेटा
सुनिएगा बच्चों, स्पर्म, और दूसरा बनता है सर्टोली सेल। ठीक है, स्पर्म जिस प्रोसेस के फॉर्मेशन जिस प्रोसेस से बनता है उस प्रोसेस का नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। ये स्पर्म जो होता है, सुनना ध्यान से, कहाँ बनता है? टेस्टिस में। टेस्टिस से ये कहाँ जाता है बेटा? एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस भी जो क्या होती है बेटा? बहुत सारी ट्यूब्स होती है। इन ट्यूब्स से ये कहाँ जाता है? इसको बोलते हैं बेटा वास्ट डिफरेंस। इस वास्ट डिफरेंस से ये कहाँ जाता है? वास्ट डिफरेंस एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो कहाँ बेटा? यूट्रस जो होता है, यूट्रस के डोर्सल रीजन से, यानी कि पीछे वाले रीजन से कहाँ आती है? आगे की ओर, आपको दिखेगा। फिर ये क्या करती है बेटा? यहां पर आती है, यहां पर एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है सेमिनल वेसाइकल। क्या नाम है? सेमिनल वेसाइकल। इनको बोलते हैं एसेसरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं? एसेसरी ग्लैंड। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एसेसरी ग्लैंड कितनी होती है? तो 3 होती है। कितनी होती है? 3, है ना। इनके नाम क्या क्या है? तो सेमिनल वेसाइकल, इसके अलावा क्या नाम है बेटा? तो एक का नाम है प्रोस्टेट, और एक का नाम है बल्बो यूरिथ्रल। क्लियर है? सेमिनल वेसिकल कितनी होती है? 2। प्रोस्टेट भी पेयर में होती है और बल्बो यूरिथ्रल जो होती है वो सिंगल होती है। आगे देखिएगा, तो सेमिनल वेसिकल से कहां जाती है बेटा? ये आगे की ओर फ्लो करेगी। इसको हमने बोला प्रोस्टेट के बाद ये कहां जाती है? आगे की ओर, है ना। यूट्रस या सॉरी यूरिनरी ब्लैडर से क्या है बेटा? यूरेथ्रा की ओर। कहां आई? यूरेथ्रा की ओर आगे आती है। तो यहां पर देखो पेनिस है। पेनिस जो होता है वो पार्ट होता है जो किसका बना होता है? स्पॉन्जी टिश्यूज का बना होता है, और इसी के अंदर यूरेथ्रा होता है, और यहां से इस ओपनिंग से क्या आ जाता है? स्पर्म बाहर आ जाता है, और बाहर आने को क्या बोलते हैं बेटा? इजेक्यूलेशन। क्या बोलते हैं? इजेक्यूलेशन। किसके बाहर आने के? स्पर्म के बाहर आने की। क्लियर है बेटा? पेनिस जिस पार्ट से बाहर आता है उस पार्ट का नाम है यूरेथ्रल मिटस। क्या बोलते हैं उसको? यूरेथ्रल मिटस। समझ में आ गई बात पूरी की पूरी? एसेसरी ग्लैंड कितनी होती है? 3। कौन कौन सी? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरिथ्रल। इसके अलावा एसेसरी पार्ट कौन कौन से होते हैं तो मैं एक बार चेन के अंदर पूरा का पूरा समझा दे रहा हूं, ध्यान से समझना। स्पर्म जो होते हैं वो कहां से फ्लो होकर कहां से आते हैं? स्पर्म की बात करो तो ये शुरुआत में बनते सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इससे आगे जाते हैं बेटा ये एपिडिडाइमिस में, इससे आगे जाते हैं ये वास्ट डिफरेंस में, इसके आगे ये जाते हैं वास्ट डिफरेंस में जाते हैं। वास्ट डिफरेंस के आगे मैं बात करूं तो ये सेमिनल वेसिकल, इसमें जो अपना सिक्रेशन है वो डालती है कौन? सेमिकल वेसिकल, है ना। इस डक्ट को कौन सी डक्ट कहने लग जाते हैं बेटा? इजेक्यूलेटरी डक्ट। फिर यूरेथ्रा की तरफ, किसके थ्रू? यूरेथ्रा की तरफ कहां जाते बेटा? बाहर, आउट। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ये इसका पूरा का पूरा क्या हो गया बेटा? छेद। अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करता बेटा। आउटर मोस्ट वेजाइना, इसी के थ्रू कहां कौन अंदर आता है बेटा? स्पर्म। नेचर कैसा होता है? यहां पर एसिडिक इन्वायरमेंट होता है। क्यों? ताकि क्या नहीं हो बेटा? बैक्टीरिया वगैरह वो एंटर नहीं कर सके। ये जो होती है वो ओवरी होती है। कौन सा पार्ट होता है? ओवरी। ये ओवरी क्या करती है बेटा? ओवम को रिलीज करती है, रिलीज ऑफ ओवम, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। क्या कहते हैं? ओवुलेशन। इज इट क्लियर? मेल में जो हार्मोन है जो स्पर्म का सिक्रेशन कराता है उस हार्मोन को बोलते हैं बेटा टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन। यहां बात करते हैं इसके आगे, जो ओवुलेशन के थ्रू ओवम रिलीज होता है, कौन रिलीज होता है? यहां से ओवम, कौन रिलीज होता है? ओवम। यहां पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। फिंगर लाइक का मतलब होता है अंगुली के जैसे आपको दिख रहे होंगे ये कुछ, है ना। इनको बोलते हैं बेटा फिम्ब्रई। क्या बोलते हैं? फिम्ब्रई। ये क्या करते हैं बेटा? इस ओवम को कलेक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा? कलेक्ट, है ना। ओवुलेशन जो होता है वो किसके टाइम से शुरू होता है बेटा? प्यूबर्टी के टाइम पर। और स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है वो उसी टाइम से शुरू हो जाता है। और लेकिन स्पर्म जो होता है उसका प्रोडक्शन लाइफ टाइम होता है, जबकि ओवुलेशन ओवम का प्रोडक्शन है वो एक फिक्स एज तक ही होता है, उसके बाद नहीं होता है। और जब तक होता है तब तक होता है जब तक क्या होता है बेटा? मेंस्ट्रुअल साइकिल चलते हैं, है ना।
जब तक पीरियड्स चलते हैं। इज इट क्लियर? मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है और ये लगभग 50 की एज यानी 50 की एज तक चलते हैं, इसके बाद मेनोपॉज हो जाता है यानी रुक जाते हैं। आगे बात करते हैं। तो ये जो ओवम रिलीज हुआ इसको ये फिमरी कलेक्ट करती है, फिर फेलोपियन ट्यूब या इसी को ओविडक्ट भी कहते हैं, है ना, कलेक्ट करके कहाँ भेजती है बेटा? इस फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब से ये कहाँ जाते हैं बेटा? नीचे की ओर। यहाँ जो ये वाला पार्ट है, ये जो वाइडर रीजन है, कौन सा रीजन है बेटा? वाइडर रीजन, इसको बोलते हैं बेटा एम्पुला। क्या कहते हैं? एम्पुला। अगर स्पर्म इसमें एंटर कर रहा है और अगर वो वहां तक जाता है तो हो सकता है जब ओवम और स्पर्म जब साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पर अगर जाए तो वहां पर क्या होता है बेटा? फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनता है वो जाइगोट होता है। क्या होता है? जाइगोट। चलो एक बार हम बात करते हैं, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये यहां पर आएगा, ये ओवम यहां पर आएगा 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 और इस इंडोमेट्रियम की लाइनिंग पर जाकर क्या हो जाएगा बेटा? चिपक जाएगा, है ना। और हार्मोन के इनबैलेंस के कारण लगभग क्या होता है बेटा? 28 डेज के बाद, लगभग 28 दिन, है ना, ओव्यूलेशन 14th डे पे होता है और लगभग 28th डे पर तक यहाँ पर एंडोमेट्रियम पर ये चिपका हुआ रहेगा। और जब 28th डे, जब ओव्यूलेशन यानी कि जब क्या होगा बेटा? मेंस्ट्रुएशन होगा, तो जो ब्लड का फ्लो होगा उसके साथ साथ ये भी क्या कर जाएगा बेटा? बाहर आ जाएगा। क्लियर हुई बात? ये तो उस कंडीशन के अंदर जब क्या नहीं होता बेटा? फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तब क्या होता है? तो जब फर्टिलाइजेशन होगा बेटा तो यहां पर क्या बनेगा, है ना, स्पर्म और ओवम जब फर्टिलाइज होंगे तो क्या बनेगा बेटा? जाइगोट। क्या बनेगा बेटा? जाइगोट। और ये जाइगोट कहां? जाइगोट जो है वो ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्म में, है ना, ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्म में क्या करेगा बेटा? आगे जाता जाएगा और जाकर क्या करेगा? इस इंडोमेट्रियम की लाइनिंग पर यूट्रस जो है, या इसी को बोलते हैं बेटा वोम्ब। क्या कहते हैं? वोम्ब। यूट्रस ये रहा, ये इसी को वोम्ब कहते हैं। इस वोम्ब की जो इनर लाइनिंग है वहां पर जाकर क्या हो जाएगा बेटा? जुड़ जाएगा, अटैच हो जाएगा। क्लियर है? और क्या फॉर्मेशन करेगा बेटा? प्लेसेंटा। क्या बनाएगा? प्लेसेंटा। आपको पता ही है प्लेसेंटा वो चीज है जो क्या करती है बेटा? जो फिटस होता है उसको क्या प्रोवाइड करती है? नरिशमेंट। क्या प्रोवाइड करती है? नरिशमेंट, इंक्लूडिंग ऑक्सीजन वगैरह ये सब कुछ। क्लियर हुई बात? समझ में आई? क्लियर? तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आगे क्या लिखा है? हाँ, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, चलो यहां देखिएगा, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज 1200 ओम, हाउ मच, हाउ मच इलेक्ट्रिक करंट विथ विल द बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। हम बात करते हैं, हमारे पास ओम्स का लॉ है बेटा, वी फॉर्मूला है V बराबर IR, है ना, V बराबर IR। हम बात करते हैं V, तो यहाँ पर V कितना है पहले क्वेश्चन के अंदर? 220 वोल्ट, जो कि हमें दे रखा हुआ है ना। I हमें पता नहीं क्योंकि हमें वही निकालना है। रेजिस्टेंस हमें दे रखा है कितना? 1200 ओम, हाँ या ना, कितना दे रखा है? 1200 ओम। अब पूछा क्या है? इफ द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज 1200 ओम, हाउ मच इलेक्ट्रिक करंट विल द बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स? 220 अपॉन 1200, आई 0 से 0 कैंसिल। आगे बात करते हैं, 2 की टेबल से ये 11 आ जाएगा, ये कितना आएगा? 60, है ना। 0 पॉइंट बात करते हैं, 60 को लिख सकते हैं अपन शॉर्ट में लिखे तो 6 इंटू क्या आ जाएगा? 10। 6 को डिवाइड कर दो कितना होता है? 11 से। 6 1 जा 6, पीछे 5 रहा, 50 हुआ, 6 6 जा 36, 6 1 जा 42, 6 8 जा 48। कितना में आया? पॉइंट में, हाँ है ना, 1.8 अपॉन 10 है ना, 1.8। तो हम बात करें जब 10 से डिवाइड करेंगे 0.18 एम्पियर, हाँ है ना। अगला क्वेश्चन क्या बेटा? इफ द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज, रेजिस्टेंस बोला है इलेक्ट्रिक कॉइल के हीटर का कितना है? 100 ओम, हाउ मच करंट कैन दिस इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ फ्रॉम 200 वोल्ट सोर्स? सोर्स कितना दे रखा बेटा? 200 वोल्ट। तो हम बात कर लेते हैं, V बराबर क्या है? IR, वही चीज वापिस, V कितना है? 200, R कितना है? 100, बराबर क्या आ जाएगा बेटा? I। यस या नो? 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो पीछे क्या रहा? 2 एम्पियर। आगे एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, इन द सर्किट डायग्राम सपोज द रेजिस्टर R1 R2 R3 हैव द वैल्यू ऑफ 5 ohm 10 ohm and 130 ohm respectively which have been connected to a battery of 12 volt, then calculate the current passing through each resistor, the total current in the resistor। चलो हम कह रहे बेटा
कि हमारे पास जो बैटरी है वो कितने की है, 12 वोल्ट की है। कितने की है, 12 वोल्ट की। हमें पता है कि सारे के सारे रेजिस्टेंस किसमें, पैरेलल में। तो आपको एक चीज अच्छे से गांठ बांध कर याद कर देनी है कि अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो वोल्ट क्या होगा बेटा, सेम होगा, और अगर रेजिस्टेंस सीरीज में है तो करंट सेम होगा। क्या याद रखनी लाइन, अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो वोल्ट सेम होगा यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, और अगर रेजिस्टेंस किसमें, सीरीज में, तो क्या होगा, करंट सेम होगा। तो बात करते हैं हम V बराबर क्या होता है बेटा, IR। मैंने बोला पैरेलल में तो वोल्ट क्या होगा, सेम। तो मैंने ले लिया यहाँ पर I1 और R1, हाँ या ना। तो मुझे I1 निकालना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, V ओपन R1। I2 बराबर क्या होगा, V ओपन R2। और R3 क्या होगा, V ओपन I3 होगा, V ओपन R3, हाँ या ना। तो हम देख लेते हैं बेटा, V कितना दे रखा, 12। R1 कितना है, R1 है हमारा 5 ओम, कितना है, 5 ओम, हाँ या ना। यहाँ पर बेटा R1 कितना है, R2 कितना है बेटा, 10 ओम, कितना है, 10 ओम। और हम बात करें R3 कितना है, 130 ओम, हाँ है ना। कैलकुलेट करते हैं बेटा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और पीछे क्या रहा 20, तो 5 4 जा 20। तो यहाँ कितना आया, कोई इश्यू नहीं। आगे देखते हैं, 12 अपॉन 10 कितना होगा, 1.2 एम्पियर, कोई इश्यू। आगे 12 अपॉन 130, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा बेटा 6 अपॉन लगभग 65, 6 अपॉन क्या होगा, 65। अब आगे बात करते हैं बेटा, 60 होगा, अगर पॉइंट भी लगाते 0.60 तो तब भी नहीं जाएगा, तो 0.0600, तो ये कितनी बार जाएगा, 9 बार, हाँ या ना। तब इनको सम कर लेते हैं। हमें पता है बेटा, हमें क्या मिला, I1 प्लस I2 प्लस I3, यही हमारा क्या होगा बेटा, टोटल करंट, है ना। तो टोटल करंट कितना होगा, 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.09, ऐड करो बेटा, 4 2 6, तो ये कितना होगा बेटा, 3.69 एम्पियर। आगे आगे देख लेते हैं। हाँ, क्या लिखा बेटा, अ मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। ठीक है, बेकिंग सोडा। आगे, राइट द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा एंड टेल व्हाई डज शिफ्ट पीएच ऑफ, व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन। अल्कलाइन का मतलब होता है बेटा 7 से ऊपर बेसिक की ओर। हम बात करते हैं बेटा, कोई भी मिल्कमैन जो हो रहा है वो किसको, दूध को क्या है, किस पीएच की ओर ले जा रहा है, 6 से ज्यादा की ओर ले जा रहा है। क्यों ले जा रहा है तो मैं आपको बता देता हूं। मिल्क से कर्ड बनाने वाले बैक्टीरिया क्या होते बेटा, लैक्टोबैसिलस। और ये बैक्टीरिया जो है वो किस में काम करते हैं बेटा, ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो कौन से मीडियम में काम करते हैं बेटा, एसिडिक मीडियम में। कौन से मीडियम में काम करते हैं, एसिडिक मीडियम में। और बनाते क्या है बेटा, लैक्टिक एसिड। क्या बनाते हैं, लैक्टिक एसिड। तो सुनना ध्यान से, अगर दोनों ही क्वेश्चन का आंसर यहां मिल जाएगा। अगर क्या होगा बेटा, पीएच किस ओर हो जाएगी, अल्कलाइन की ओर जाए। दूध की जो पीएच 6 है उससे अल्कलाइन की ओर अगर पीएच जाएगी तो लैक्टोबैसिलस जो होंगे वो बैक्टीरिया इतने ज्यादा एक्टिव नहीं होंगे, और जितने ज्यादा एक्टिव नहीं होंगे तो वहां पर कर्ड बनने की रेट उतनी ही क्या होगी बेटा, स्लो। और स्लो होगी तो वो ज्यादा टाइम तक क्या कर सकता है बेटा, दूध को बेच सकता है। इज इट क्लियर, क्योंकि वो दूध खराब ही नहीं होगा। क्लियर है, और सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी यहां मिल गया होगा आपको। आगे, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाशिंग सोडा Na2CO3। अगर हाइड्रेटेड फॉर्म में बात करें तो 10H2O। और क्या करता है बेटा, ये वाटर की सॉफ्टनेस को मेंटेन करता है। इज इट क्लियर, उसको हार्ड होने से बचाता है ताकि इजीली क्या हो सके, जो डर्ट है वो रिमूव हो सके। चल आगे, हाँ, राइट द नेम ऑफ एसिड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। पहले के अंदर होता है बेटा कौन सा, एसिटिक एसिड। दूसरे में कौन होता है बेटा, ऑरेंज। ऑरेंज के अंदर कौन सा होता है बेटा, खट्टा होता नहीं, सिट्रिक एसिड। विनेगर को सिरका भी कहते हैं, सिट्रिक एसिड। टेमेराइन, हल्दी जो है, सॉरी इमली, टर्मरिक होता है हल्दी, तो टेमेराइन जो होता है, इमली जो होती है उसके अंदर होता है बेटा टार्ट्रिक। कौन सा होता है, टार्ट्रिक एसिड। और टोमेटो, इसमें भी कौन सा होता है बेटा, सिट्रिक एसिड। इसके अलावा इसमें बेटा एक और एसिड भी होता है, ऑक्जेलिक एसिड, वो भी इसमें होता है। हाँ, आगे बात करते हैं एसिड रेन की। एसिड रेन क्या होता है, हवा में बेटा वाटर के साथ
जो वाटर होता है उसके साथ में कौन रहती है, दूसरी भी गैसेस रहती है, जैसे कौन बेटा, नाइट्रोजन ऑक्साइड NXO, है ना, NXO नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना। तो ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है और साथ में ही क्या होती है बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो गैसेस हैं जब ये किसके साथ बेटा, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिलती है ना, जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होती है वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिलती है तो क्या बनाती है बेटा, HNO3 और H2SO4 बनाती है, जो कि एसिड होते हैं ना। एक होता है बेटा नाइट्रिक एसिड और दूसरा होता है कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। और ये दोनों एसिड जो होते हैं वो जब उन वाटर मॉलिक्यूल्स में बनते हैं तो ये जब बारिश के साथ गिरते हैं तो वहां का जो, चाहे वो सोइल हो चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, तो वहां पर क्या करते हैं बेटा, रिएक्ट करते हैं और वहां पर नेचर कैसा बना देते हैं बेटा, एसिडिक नेचर बना देते हैं। और इस रिएक्शन को कौन से कहते, इस रेन को कौन सा रेन कहते हैं बेटा, एसिड रेन। बात समझ में आ रही बेटा। जो क्लाउड है उसके अंदर जब ये गैसेस जब ऊपर की ओर जाती है तो SO2 और यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनाती है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। और ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड के साथ क्या करते हैं बेटा, नीचे बारिश की फॉर्म में क्या करते हैं, रेन की फॉर्म में नीचे की ओर गिरते हैं और वहां पर पूरा का पूरा क्या कर देते हैं, चीजों को बर्बाद कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। किसके थ्रू बेटा, तो वहां की जो सोइल वगैरह उसकी पीएच को चेंज कर। हाँ, अंडर व्हाट सोइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सोइल ऑफ हिज फील्ड विथ क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक लाइम, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चौक, कैल्शियम कार्बोनेट। चौक को ही लाइमस्टोन भी कह सकते हैं, मार्बल भी कह सकते हैं। हमने बोला कि ये सब चीजें ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaO, CaOH होल ट्वाइस, ये सारे के सारे क्या बेटा, बेस है। क्या है, बेस। और ये बेस तब इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि हमें पता है कि सोइल ज्यादातर क्या होनी चाहिए बेटा, अल्कलाइन होनी चाहिए। और किसी भी सोइल को अल्कलाइन बनाने के लिए अगर वो एसिडिक है तो उसमें क्या डालेंगे बेटा, बेस डालेंगे, है ना। तो वो अंडर व्हाट सोइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सोइल ऑफ हिज फील्ड विद क्विक लाइम, है ना। इन सब का इस्तेमाल फार्मर यानी कि किसान तभी करेगा, चूने वगैरह का इस्तेमाल किसान तभी करता है जब वो सोइल कैसी हो गई हो बेटा, एसिडिक। कैसी हो गई हो, एसिडिक। आगे ड्रॉ a लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। हाउ आर ऑक्सीजन एंड कार्बन हम बात करते बेटा ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो एक बार अपन पूरी की पूरी स्टेप बता देते बेटा। सबसे पहले हम इनहेल किससे करते बेटा, नोज से, है ना, नेसल पासेज से। मैं इसके बारे में डिस्कस कर देता हूँ बेटा। नेसल पासेज जो होता है इसके अंदर क्या होता है, हम जो इनहेल कर सकते हैं वो मुंह से भी कर सकते हैं और नाक से भी कर सकते हैं, लेकिन हम प्रेफर नाक से इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे नोज के अंदर क्या होता है बेटा, म्यूकस होता है और हायर होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, किसी भी बैक्टीरिया या फिर जर्म्स या डस्ट पार्टिकल है उसको क्या कर देते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। इज इट क्लियर। इसलिए हमारा जो नेसल पासेज से होता है वहां से हम इनहेल करते हैं। ये नेसल पासेज से कहाँ आता है बेटा, फेरिक्स यानी कि बकल कैविटी में आता है ना, बकल कैविटी में आता है फेरिक्स। फेरिक्स फेरिक्स से बेटा यह कहा जाता है बेटा, ट्रेकिया, जो किसकी बनी होती है बेटा, कार्टिलेज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की। कैसी होती है बेटा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ट्रेकिया से ये कहा जाता है बेटा, ट्रेकिया। यहां पर लेरिक्स होता है जहां से साउंड बॉक्स भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स, है ना। फेरिक्स के बाद ये लेरिक्स आता है। लेरिक्स के बाद ये ट्रेकिया होती है। ट्रेकिया के अंदर क्या होती है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है बेटा। इस ट्रेकिया के बाद यहां आता है बेटा ब्रोंकाई। क्या आता है बेटा, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो होती है वो एक लार्ज ट्यूब होती है जो फर्दर क्या होती है बेटा, स्मॉलर ट्यूब में डिवाइड होती है, जिसे हम बोलते हैं बेटा प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, जो फर्दर किस में जाती है बेटा, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, और फिर टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स, और फाइनली कहां जाती है बेटा, एल्वियोलाई के अंदर। किस में जाती है, एल्वियोलाई। क्या होती है बेटा, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर, balloon like structure where exchange of gases take place। क्या होता है बेटा, exchange of gases। क्लियर हुई बात।
समझ में आ गया बेटा। डायफ्राम और रिब केज ये किस में हेल्प करते हैं बेटा? एक्सेल और इनहेल में, क्योंकि हमारा डायफ्राम कैसा होता है बेटा? सी शेप या डोम शेप होता है। और जब हम क्या करते हैं बेटा? नॉर्मल कंडीशन में डोम शेप होता है, और जब हम एक्सेल करते हैं तब तो डोम शेप जो डायफ्राम है वो ऊपर आता है, लेकिन जब हम एक्सेल करते हैं है ना, फ्लैटन होता है। रिब केज क्या होती है? फूलती है, फैलती है ना। और जब हम रिलैक्स करते हैं तो वापस क्या हो जाती है बेटा? नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है। क्लियर हुई बात? डायफ्राम क्या होता है बेटा? फ्लैटन। जब हम क्या करते हैं? इनहेल, जब हम सांस लेते हैं तब डायफ्राम हमारा जो होता है वो फ्लैट हो जाता है, और रिब केज क्या कर जाती है बेटा? फैल जाती है। क्लियर है? एक्सपांड हो जाती है ना इनहेल के टाइम पर। चलो, एल्वियोलाई क्या बेटा? बलून लाइक स्ट्रक्चर, और यहीं पर क्या होता है बेटा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, यानी कि CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है। हम बात कर लेते हैं, ये यहां तक का जो रेस्पिरेशन होता है वो कौन सा होता है? एक्सटर्नल। और इसके बाद होता है वो इंटरनल, जिसे हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, जो सेल और एल्वियोलाई के बीच में होता है। क्या है देखो, देखते हैं क्या पूछा बेटा। ये तो हो गया हमारा ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हाउ आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन? ह्यूमन के अंदर ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कैसे होती है? तो बात कर लेते हैं ह्यूमंस के अंदर। ह्यूमंस के अंदर हम बात करें इसका ट्रांसपोर्टेशन, तो जो एल्वियोलाई होती है, जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर क्या होती है बेटा? ब्लड वेसल्स जो होती है इसके पास में बहती है। कौन हो बेटा? ब्लड। ये ब्लड वेसल्स कौन सा ब्लड आती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और जैसे ही वो यहाँ आता है तो डिफ्यूजन के थ्रू, किसके थ्रू बेटा? डिफ्यूजन के थ्रू जो O2 होती है वो तो ब्लड में चली जाती है, और CO2 कहाँ चली जाती है? एल्वियोलाई के अंदर, जो एल्वियोलाई से वापस कहाँ जाती है बेटा? लंग्स के थ्रू बाहर। क्लियर हुई बात? समझ में आई? हाँ, क्लियर होगी ना बात। तो फिर ये O2 जो होती है वो वापस कहाँ जाती है? हार्ट के अंदर। और हार्ट से कहाँ जाती है बेटा? बॉडी पार्ट में। कहाँ जाती है? बॉडी पार्ट में। एक और क्वेश्चन है, देख लेते क्या था वो। हाउ इज मैक्सिमम एरिया इन द ह्यूमन लंग डिजाइन फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस? है ना, तो वहां पर ह्यूमन लंग्स की बात करो बेटा, इसके अंदर सारी के सारी जो है लोब के थ्रू, है ना, छोटी छोटी एल्वियोलाई जो बैलून स्ट्रक्चर की फॉर्म में क्या की गई है? बनाई गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया क्या किया जा सके? कवर किया जा सके। इज इट क्लियर? ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? इनहेल कर सकते। क्लियर है ना? जो कि एल्वियोलाई बनाई गई है, ये एल्वियोलाई क्या करती है? इसमें हेल्प करती है, क्योंकि इनका एल्वियोलाई बलून लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसका सरफेस एरिया वैसे ज्यादा होता है। जैसे बबल्स होते हैं तो उनका सरफेस एरिया क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। आगे हम बात कर रहे हैं हार्ट्स की। किसकी बात कर रहे हैं? हार्ट की। तो हार्ट के अंदर मैं बात करता हूं हार्ट के अंदर हम बात कर लेते हैं। तो यहां पर हार्ट का लेवल डायग्राम है, जिसके अंदर मैं बात करूं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किससे आ रहा है बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कौन कैरी करता है बेटा? वेन्स। कहां से लाती है? बॉडी से। जो बॉडी पार्ट है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वेन्स लाती है। कहां लाती है बेटा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहां जाता है बेटा? राइट वेंट्रिकल्स में। राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहां जाता है? कहां जाता है बेटा? पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से। किसकी हेल्प से बेटा? पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से ये ब्लड जो जाता है वो जाता है बेटा हार्ट की ओर। कहां जाता है बेटा? हार्ट की ओर। कहां जाता है? हार्ट की ओर। और हार्ट से बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कौन लाता है बेटा? पल्मोनरी वेन। कौन सा ब्लड लाते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आता है बेटा? लेफ्ट एट्रियम में। कहां आता है? लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से कहां आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अरोटा जो आर्टरी होती है उसकी हेल्प से कहां जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड? बॉडी पार्ट में। कहां जाता है बेटा? बॉडी पार्ट में। कहां जाता है? बॉडी पार्ट में। बात समझ में आ रही है बेटा? क्लियर है? डायग्राम में मैं बता देता हूं बेटा। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4। ये होता है बेटा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर बेटा? राइट एट्रियम जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। कहां से बेटा? बॉडी। बीच में कैपिलरीज होती है। राइट एट्रियम कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है? कौन कैरी करता है? वेन्स। वेन्स से बेटा कहां जाता है बेटा? राइट वेंट्रियम से। राइट वेंट्रियम राइट आर्टरी से कहा, राइट ऑरिकल से कहा जाता है राइट वेंट्रिकल्स में। राइट वेंट्रिकल से कहां जाता है बेटा? हार्ट की ओर।
कौन सा ब्लड है बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ही, ध्यान रखना। और कौन ले जाता है बेटा? पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर है? हार्ट से क्या आता है बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड आता है? सॉरी गलत लिख दिया यहां पर, लंग्स है ना। लंग्स का वो पार्ट जहां से ये ट्रांसफर होता है, वो लंग्स का पार्ट कौन सा है बेटा? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई से क्या आता है बेटा? एक्सचेंज होता है गैसेस का, और फिर डीऑक्सीजनेटेड से कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कौन सा ब्लड आ जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इज इट क्लियर? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है बेटा? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाता है बेटा? लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ आता है बेटा? बॉडी की ओर। कौन लाता है बेटा? आर्टरी। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से हार्ट की ओर कैरी कौन करता है बेटा? पल्मोनरी वेन। कौन कैरी करता है? पल्मोनरी वेन। क्लियर है? एकमात्र ऐसी वेन जो क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वो पल्मोनरी वेन। और एकमात्र वेन है ना, ओनली वेन विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो कौन है बेटा? पल्मोनरी आर्टरी। बात समझ में आ गई बेटा? तो यहां पर देखो दोनों तरफ पल्मोनरी का ही काम हो रहा है, तो इसको कौन सा सर्कुलेशन कहते हैं बेटा? पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या कहते हैं बेटा? कौन सा सर्कुलेशन कहते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। और उसको कौन सा सर्कुलेशन कहते हैं? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। कौन सा सर्कुलेशन कहते हैं इसको? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। बात समझ में आ रही बेटा? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में हम कह रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है? वेंस। कहां ले जाता है? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहां जाता है बेटा? राइट वेंट्रिकल्स। राइट वेंट्रिकल से कहां जाता है बेटा? लंग्स। लंग्स में कौन कैरी करता है? पल्मोनरी आर्टरी। कौन सा ब्लड बेटा? डीऑक्सीजनेटेड। यहां से इधर वाला पार्ट, यहां से इधर वाला पार्ट बेटा डीऑक्सीजनेटेड, और यहां से इधर वाला पार्ट सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड। क्लियर है? What can be consequence of lack of hemoglobin in our body? अगर हेमोग्लोबिन हमारी बॉडी में कम है तो क्या होगा? एक डिसीज भी होती है बेटा इससे, एनीमिया। क्या होगा बेटा? एनीमिया। दूसरी चीज क्या होगी बेटा? अगर हेमोग्लोबिन हमारी बॉडी में कम होगा, हेमोग्लोबिन अगर हमारी बॉडी में क्या होगा बेटा? कम होगा। तो अगर हेमोग्लोबिन कम है तो हेमोग्लोबिन के सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस तो ये होगा कि ब्लड की सप्लाई, ब्लड के साथ ऑक्सीजन की सप्लाई सही से नहीं हो पाएगी। किसकी सप्लाई बेटा? ऑक्सीजन की सप्लाई जो होगी वो बॉडी पार्ट्स में, ऑक्सीजन सप्लाई जो होगी किसके थ्रू बेटा? ब्लड के थ्रू। वो कहीं क्या नहीं होगी बेटा? एडिक्वेट अमाउंट में नहीं होगी, प्रॉपर अमाउंट में नहीं होगी, है ना। और इसकी वजह से क्या होगी बेटा? सेल सारी की सारी क्या हो जाएगी? डेड हो जाएगी। क्लियर है? क्योंकि हेमोग्लोबिन हमारी बॉडी के हर पार्ट तक क्या ले जाता है? ऑक्सीजन को ले जाता है, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का भी काम करता है। क्लियर हुई बात समझ में? क्लियर है? और इससे होगा क्या? एनीमिया भी होगा। इसके अलावा बेटा अगर ऑक्सीजन किसको नहीं मिले बेटा? हार्ट को नहीं मिलता तो हार्ट फेलियर हो जाएगा। क्लियर है? मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगला है एक्सप्लेन द रिएक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ ग्लास। ये जो रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ ग्लास है ये नॉर्मल है, ये जो गिर रही है उसको कौन सी रे कहते हैं बेटा? इंसिडेंट रे। कौन सी रे कहते हैं? इंसिडेंट रे। और यहां पर ये जो नॉर्मल है इससे जो निकल रही है वो कौन सी बेटा? रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे? रिफ्रैक्टेड रे। इसको मैंने बताया एंगल आर से, और इसको बताया मैंने मान लीजिए एंगल आई से। क्लियर है? ध्यान रखिएगा क्या बात करते हैं हम। जो ग्लास स्लैब होता है उसका कुछ ना कुछ क्या होता है बेटा? डेंसिटी। कौन सी, क्या बोलते हैं हम इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं बेटा? इंडेक्स। क्या प्रोसेस होता है? ध्यान रखिएगा, ग्लास स्लैब जो होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये मेजर करता है कि जो लाइट जा रही है उसकी स्पीड में क्या चेंज हो रहा है ना। जो भी लाइट किसी भी सब्सटेंस से जाती है तो उसकी स्पीड में चेंज क्या होता है, इसको और किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू बराबर सी अपॉन वी, है ना। सी यहाँ पर क्या है बेटा? स्पीड ऑफ लाइट, और वो सब्सटेंस या फिर वो कंपाउंड जिसके अंदर से क्या कर रही है बेटा? ये जो लाइट जो है वो जा रही है उसके अंदर उसकी स्पीड क्या है ना? स्पीड इन ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है ना। उसका रेशियो जो होता है वो क्या होता है बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान रखना, ये जो मीडियम है, मान लीजिए मैंने एयर माना है तो ये होता है बेटा रेयरर मीडियम। कौन सा मीडियम है? रेयरर। और ग्लास है वो कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम। आई बात समझ में? तो जब भी लाइट रेयरर से डेंसर की ओर जाएगी, रेयरर से डेंसर की ओर जाएगी, कहां जाएगी बेटा? रेयरर से डेंसर की ओर। कहां जाएगी बेटा? रेयरर से डेंसर की ओर जाएगी। तो ध्यान रखना वो हमेशा किधर मुड़ेगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल है ना। और हमेशा ध्यान रखना जब डेंसर से रेयरर की ओर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्या बनेगी बेटा? अवे फ्रॉम नॉर्मल। याद रखिएगा
हमेशा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, हमेशा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो होती है हमेशा रिफ्रैक्टेड, है ना, रिफ्रैक्टेड रे जो होती है वो हमेशा क्या होगी बेटा, एक दूसरे की क्या होगी बेटा, पैरेलल, क्या होगी, पैरेलल। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी यही हो गया बेटा कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे जो होती है वो हमेशा क्या होनी चाहिए बेटा, नॉर्मल, तीनों की तीनों क्या होनी चाहिए बेटा, एक प्लेन पर होनी चाहिए, और हमेशा इंसिडेंट रे जो होती है वो रिफ्रैक्टेड रे की क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बेटा, इनका रेशियो, और वही चीज हमने इसमें भी बता दी आपको, क्लियर हुई बात। आगे व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, एक कर्व नेचर होता है, एक कर्व मिरर होता है, वो क्या हो सकता है बेटा, इनवर्ड की ओर भी हो सकता है और आउटवर्ड की ओर भी हो सकता है। और ये क्या होता है बेटा, किसका पार्ट होता है, तो ये पार्ट होता है किसी भी क्या कहते हैं, स्फेयर का, किसका पार्ट होता है, स्फेयर का। आई बात समझ में। ये दो टाइप के थे, कितने टाइप के थे, दो, एक था कॉनकेव और दूसरा क्या था बेटा, कॉन्वेक्स, क्लियर है। हमारा जो कॉनकेव था वो कैसा था बेटा, तो ऐसा, और कॉन्वेक्स कैसा था बेटा, ऐसा, है ना। ये क्या कर रहा था, इमेजेस को डाइवर्ज, और ये क्या कर रहा था बेटा, कन्वर्ज। पहले हमने ये बात डिस्कस कर ली सारी की सारी, है ना। और इनके यूज के अंदर हमने इसके भी यूज की बात की थी कि कॉनकेव का यूज कहाँ होता है और कॉन्वेक्स का यूज कहाँ होता है। जैसे कॉनकेव का यूज हमने बताया था किसके अंदर होता है, शेविंग की क्रीम वगैरह में, शेविंग मिरर वगैरह में, या फिर हम कह सकते हैं कि जो वो मिरर जिसके अंदर हम डेंटिस्ट का जो मिरर आता है, या फिर हम कह सकते हैं टॉर्च लाइट जो होती है जो सर्च के लिए होती है, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो कॉन्वेक्स का होता है वो टेलीस्कोप, इसके अलावा रियर व्यू के लिए या फिर सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होता है। हम बात करते हैं व्हाट इज मैग्निफिकेशन, उसका फॉर्मूला क्या है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा, किसी भी सब ऑब्जेक्ट को इनलार्ज करने के लिए, है ना, जो प्रोसेस लिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर, एक होता है बेटा एच डैश अपॉन एच, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर है। इसका दूसरा फॉर्मूला होता है माइनस वी अपॉन यू, इमेज की डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस बेटा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। क्लियर हुई बात, समझ में आ गई, ठीक है। हाँ, तो इसी के साथ हमारा 10th का मॉडल पेपर यहाँ पर क्या होता है बेटा, खत्म होता है। आशा करता हूँ बेटा आप सबको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।